एक दिन की भूख तो मिटा सकते हैं, लेकिन पीढ़ियों की भूख तो नहीं जा सकती। अनस्टॉपेबल 20 है, इसका आइडिया कहाँ से आया? बट हमारे इतिहास में जैसे भगत सिंह जी की बात करें है ना, उन्होंने ऐसा काम किया हमारे देश के लिए, लेकिन जो वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने जो किया था, आज हम उनको उतना सम्मान नहीं दे पा रहे। और 1952 में जाकर 1952 में जाकर उस एक्ट को हटाया गया भारत सरकार की तरफ से, तो उनको एक्चुअल में आज़ादी मिली 1952 में। तो ये जो कम्युनिटी है, ये अपने आप को समाज से अलग फील करती है कि हम कटे हुए हैं। तो जो अंग्रेजों के शासनकाल में जो शिक्षा थी, हमारी जो एजुकेशन थी, उससे एजुकेशन में और आज की एजुकेशन में कितना बदलाव आया है। गैंग ऑफ एलिगेंस, तो इस गैंग ऑफ एलिगेंस के पीछे की क्या कहानी है? क्योंकि धरती हमारी माता है, तो हम किसी इंसान को हम राष्ट्रपिता नहीं बोल सकते। जो नाम या जो पहचान हमने गांधी जी को दी, नो डाउट अबाउट उनको मिलनी चाहिए थी ना, बट हमने उनके कंपेयर में है ना, भगत सिंह जी को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो आज भी उनको नहीं मिला है। पहले से भी राजस्थानी भाषा के लिए प्रयास होते रहे हैं। जब से राजवीर सर ने जो जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद में जो यूथ में जो क्रेज बढ़ा है, वो काबिल तारीफ, अनबिलीवेबल है। इसमें उनका कमाल कैसा, जो पैदा हुए रईस के घर, जो खुद अपना रास्ता बना रहे हैं। अगर लिखना है तो ऊपर लिखो। क्या बात है सर। तो सर अपने बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। मैं बेसिकली फतेहपुर शेखावाटी के पास में गांव है बागड़ोदा, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और प्राइमरी एजुकेशन मेरी गांव से ही हुई है। उसके बाद में पास की सिटी से मैंने हाई स्कूलिंग करी है, और फिर जो है वो मैं यहाँ जयपुर शिफ्ट हुआ जब मेरी पूरी एजुकेशन हो गई। मैं गंगापुर सिटी से रहने वाला हूँ, वहीं पर स्कूलिंग हुई, 10th 12th सब वहीं किया। उसके बाद जयपुर आना हुआ, जयपुर में इंजीनियरिंग करी। फिर इन भाई साहब से मुलाकात हुई, ये तब से जीवन की दशा बदल गई। दशा और दिशा दोनों ही चेंज। तो सर ये जो अनस्टॉपेबल 20 है, इसका आइडिया कहाँ से आया? इसका आइडिया आया था, हम उदयपुर गए थे। हमने बेसिकली जीवन में सारे धक्के खा लिए थे। हमने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी, कभी 1 नंबर से रह गए, कभी मेंस में रह गए। यही याद इन भाई साहब का था। थक हार के हमने सोचा कि अपन टीचर बनेंगे। 2017 में जुलाई हम लोग उदयपुर गए। हमने सोचा कि अब एक उदयपुर के अंदर कोचिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एसएससी की कोचिंग नहीं थी, एग्रीकल्चर की कोचिंग्स थी वहाँ पर। फिर हम घूम रहे थे, ऐसी की जगह देख रहे थे, यहाँ करेंगे। 1-2 कोचिंग्स में जाके आए कि कैसा स्टैंडर्ड है। फिर वापस अपने होटल पे आ रहे थे, तो एक बच्ची फूल बेच रही थी और वो पढ़ भी रही थी। तो उसको देखते रहे, हम पीछे खड़े हो गए। ऐसे हम दूध पी रहे थे शायद, है ना, कढ़ाई वाला, जहाँ तक मुझे याद है। तो वो पी रहे थे, उसको देख रहे थे, वो परेशान सी लग रही थी थोड़ी सी। तो फिर उसको हमने एक क्वेश्चन आंसर बताया, तो उसने एक स्माइल पास करी। जब उसने वो स्माइल पास करी, तो फिर हम दोनों का आई कॉन्टेक्ट हुआ। फिर हम वापस होटल आए, फिर सोचा कि ऐसा कुछ करेंगे इन बच्चों के लिए, इनको ऐसा पढ़ाएंगे। तो जब से वो थॉट आया था, तो आज जो अनस्टॉपेबल 20 में वो जो 20 है, कई लोगों की गलतफहमी होती है कि 20 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है या क्या है। तो वो स्पेसिफिक डेट है 20 जुलाई, ओके, जिस दिन ये थॉट आया था कि ऐसा कुछ करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो 20 की शुरुआत हुई थी। सर आपने जैसे अभी आपने प्रताप नगर की साइड आपने स्टार्ट किया, तो ये एरिया कहाँ से आपने वो किया, चूज किया? एरिया चूज़ करने में तो ये था कि हम रहते ही उधर थे। ओके, तो फिर वहीं करना था शुरू। उससे पहले हमने किसी एक एनजीओ के साथ में, मतलब एज ए वॉलेंटियर, हमने फूड का काम शुरू किया था। और जो है वो फूड हम बांटने जाते थे। ऐसे ज़रूरतमंद लोग जो सड़क के किनारे सोते हैं, ऐसे लोग हम बांटते थे। तो वहाँ पर हमारे साथ ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हुई, जैसे कि लाइक फूड देने आ रहे हो तो आप चावल क्या लेके आ रहे हो, थोड़ा हाई क्लास कुछ लेके आओ, इस तरीके से चीज़। खाने में क्या? हाँ, मतलब खाने में क्या, थोड़ा मतलब ऐसा जान नहीं। डिमांड वाला वो हुआ। हाँ, तो हमें लगा कि एक दिन की भूख तो मिटा सकते हैं, लेकिन पीढ़ियों की भूख तो नहीं जा सकते। और उसके लिए एजुकेशन ही बेस्ट ऑप्शन है। और हमने थोड़ा वो जीवन में एजुकेशन से रिलेटेड सीखा है, तो शायद हो सकता है कि सोसाइटी को गिव बैक करने का वही प्रॉपर टाइम है, और यही अपने को आता है। जो मेरे पास में थोड़ा ज़्यादा है, वो अगर सोसाइटी को अगर मैं दे सकूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर हमने प्रताप नगर से शुरू किया। स्टार्टिंग में 7 बच्चे थे, 7 से लेकर आज 250 प्लस बच्चे पढ़ पा रहे हैं। जी, सर बच्चों से रीच आउट कैसे किया? क्योंकि जो बच्चे आप जो जिनको आप पढ़ा रहे हो, उनको रीच आउट करना, उनको पढ़ाई के लिए मनाना, ये बहुत बड़ा टास्क है। अब देखो, मैं वही बात है ना कि आप मुझसे ये पूछेंगे कि आपने ऐसा कैसे कर लिया। हाँ, मतलब इसको ग्लैमराइज करना हो जाएगा, बट हम लोग ना अपने इस काम से बहुत प्यार करते हैं। मतलब कोई हमारे पास में कितना भी ज़रूरी काम होगा, हम उसको सेकेंडरी रखेंगे।
और हम ये कहेंगे कि हमारा दिन जब तभी पूरा है जब हम उस बस्ती में जाएंगे, बच्चों के बीच में बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, और वो दिन पहले दिन से लेकर आज दिन तक वो पैशन वैसा का वैसा ही है। हम डेली जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आज बहुत बढ़िया चीज़ें हो गई हैं तो अब हम जाना। उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज भी है, हमने आपका पॉडकास्ट भी क्लास के बाद ही रखा ओके कि वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद सेकेंडरी सारी चीज़ें। शुक्र। तो जब स्टार्ट में जब आपने रीच आउट किया ना, तो क्योंकि जो बच्चे आप पढ़ा रहे हो लाइक है ना, उनके पेरेंट्स का होता है कि हमारे बच्चे भीख मांगे, वो छोटे छोटे बच्चों को भेज देते हैं, तो उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता। तो आपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि भाई हम पढ़ाई करवाएंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे? उनका सिर्फ एक ही सवाल था, मतलब कि आप आओगे 5-7 दिन आओगे, उसके बाद आप चले जाओगे, फोटोज वोटोज खिंचवाएंगे। ओके जनरली ऐसा होता है, कोई भी चीज़ें अगर कोई पर्सन ऐसे इस तरह की बातें कर रही है, कर रहा है या कर रही है, तो वो तभी है जब उनके साथ में ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ऐसा होता है उनके साथ। तो फिर हमने पहला तो यही एश्योर किया कि हम डेली आएंगे। अब डेली आने में एक तो कहने वाली बात है, हम उनके पास जाके बैठ ही जाते थे। कोविड का बात की चीज़ें हैं, कोविड के बाद की नहीं, कोविड की है, मतलब मिड कोविड है, सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव के बीच, है ना, 27 अक्टूबर 2020 की बात है ये। तो तब शुरू किया था। तो उसके बाद में हमारे पास भी इतना काम भी नहीं था, तो हमें सिर्फ एक ही काम था कि इन बच्चों को हमें पढ़ाना है, और फिर डेली वहीं जाके बैठ जाते थे। क्लासेज अगर 6 बजे शुरू हो रही है तो हम 5 बजे पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही काम है कि उन बच्चों की देखभाल करना है। और मंदिर के आगे जाके बैठ जाते, मंदिर के आगे इसलिए क्योंकि वो बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त थे, तो हम जाके उसको वहाँ से उठा के लेके आते कि चल आज वो वाला बच्चा वहाँ दिखा है, आज उसको वहाँ से लेकर आएंगे। हमारे जो भी 1-2 जानकार थे वो हम ऐसे करते करते, यार तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो, तुम्हारे बच्चे भीख मांग रहे हैं। बुरा तो लगता था, लेकिन आज हम बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि हमारा एक भी बच्चा जहाँ वहाँ पढ़ने आता, वो एक भी बच्चा भीख नहीं मांगता। तो चलो स्टार्ट में जैसे बच्चों को आपने लेके आए, तो बच्चों को कुछ तो लालच दिया होगा, क्योंकि बच्चे स्टार्ट में पढ़ाई के नाम पे तो नहीं आते कि अपन सीधा जाए कि हम आपको पढ़ाएंगे, और बच्चे क्योंकि उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। हमने जब कैसे हो गया? हमने जब स्टार्ट किया था, वो हम बच्चों को गेम्स खिलाते थे। ओके सबसे पहले उनको खेलना बहुत पसंद होता है, कोई भी छोटा बच्चा हो उसको हम गेम्स खिलाते थे, और उसको कुछ टॉफी दे गए, बिस्किट ले गए, तो उनको ऐसा लगता था कि कुछ मिल रहा है, तो चलो यहाँ बैठने से अच्छा है वहीं बैठ लेते हैं, कुछ तो मिल जाएगा। तो उनके मन में लालच था, और लालच को हमने सबसे पहले बनाया कि यार इनको इस चीज़ का लालच है, कभी पेंसिल दे दी, कभी स्लेट दे दी, इस तरह से हमने उनको बताया कि हाँ यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। और स्टार्टिंग में एक बार हमने ऐसा भी किया था कि उन बच्चों को कुछ कपड़े दिए थे, मतलब उनकी ऐसी कंडीशन थी कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे सही, तो कुछ कपड़े भी दिए, उनको लगा यार यहाँ से मिल रहा है, तो उन लोग बच्चों को लगा कि घर बैठने से अच्छा है चलो यहीं बैठ लेते हैं, 2 घंटे यहाँ पढ़ जाएंगे। इस तरह से वो आए थे। तो स्टार्ट में सर बहुत चैलेंज आए होंगे, छोटे छोटे? छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े चैलेंज थे। अच्छा। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि उन बच्चों को रोकना, उससे बड़ा चैलेंज था उन पेरेंट्स को समझाना। मतलब आप ये समझिए कि आज जो बच्चा हमारे पास है, उस टाइम की हालत ऐसी थी कई बच्चों की जो उस छोटी सी एज में नशा कर रहे हैं, सूखा नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मतलब इस तरह के बच्चे थे हमारे पास। कुछ उनके पेरेंट्स भी ऐसे थे, जुआ खेल रहे हैं, है ना, और इस तरह की मतलब सही काम कुछ नहीं करते थे, सारे गलत काम में ही थे वो। उनको समझाना, फिर उनके पेरेंट्स को समझाना कि अपने बच्चे से भीख मत मंगवाओ, ये ऐसी बात है कि मैं आपको बोल दूं कि आप कमाना छोड़ दो, क्योंकि उनकी बच्चों का अर्निंग सोर्स है, कोई 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये कमा के लाता था। तो ये बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ बैठे, चाय पी, खाना खाया, तो उनको लगा यार अपने जैसी हैं। और जब लग जाता है ना, इमोशन जब आप टच हो जाते हैं तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यही प्रोसेस था। तो सर जगह को लेके स्टार्ट में कैसे डिसाइड किया आपने? हम रैंडमली गए थे, हमने 108 बस्तियां ढूंढी थी जयपुर में। ओके। हमारा प्लान ऐसा था बड़ा, अगर 108 लोग जोड़ेंगे और 108 बस्तियां एक साथ उठाएंगे। हाँ, ये था हमने कवर किया था 108, और भी हैं बस्तियां जयपुर के अंदर। एक फिर किसी एक इंसान से मिले, उन्होंने कहा यार नहीं इतना मत करो, तुम 1-2 जगह से स्टार्ट करो। फिर हमें नियर बाई प्रताप नगर था, फिर हमें लगा कि चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो बस उस पर के पीछे कुछ गणित नहीं थी, बस यही था कि यहाँ बच्चे दिख गए, 10-5 बच्चे हैं, घर हैं, यहीं पढ़ा लेते, बस इतना सा ही आइडिया था उस टाइम। सर जो प्रोसेस रहता है ना शिक्षा का, वहाँ पे आप जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, उसका प्रोसीजर क्या है? लाइक देखो, सबसे पहले हम वैसे बच्चे ढूंढते हैं जो स्टार्टिंग के रॉ बच्चे होते हैं, कि जो भीख मांग रहा है, हमें दिखाई दिया आसपास ये बच्चा भीख मांग रहा है, तो हम उसको पकड़ते हैं, उसके पेरेंट्स से बात करते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि एक बार पढ़ने भेजो, तो वो वहाँ आ जाता है।
और 6-7 महीने तक बेसिक क्लास रहती है उसकी, जिसमें उसको उठना बैठना बोलना केवल यही सिखाया जाता है, किसको क्या बोलना है, थैंक यू बोलना है, कोई कुछ दे रहा है, गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है। तो 6 महीने तक ये क्लासेस चलती हैं। जब वो प्रॉपर सीख जाता है कि हाँ मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, सबसे पहली चीज़ कि मुझे भीख नहीं मांगनी है, किसी से कुछ लेना नहीं है, तब ये 6 महीने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इससे सेक्शन डिवाइड है हमारे पास, फर्स्ट से लेके 10 क्लास तक के बच्चे हैं। ओके। और फर्स्ट क्लास में हमारे 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन यही वाला जो एकदम रॉ है, जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं फिर इनको हम ABCD वगैरह सिखाते हैं, केवल बोलना। अगले 6 महीने में लिखना बोलना पढ़ना। फिर उसके बाद उनको बेसिक चीज़ें हैं कि आपकी जनवरी फरवरी बेसिक नॉलेज, इन 4 चीज़ों में हमारी क्लास 1 कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अलग अलग क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, इस तरह से सेक्शन डिवाइड। बट सर पढ़ाई तो अपन करवा रहे हैं वहाँ पे ना, बट उनका स्कूलिंग कैसे फिर मैनेज करते हो? स्कूलिंग हम ऐसे मैनेज करते हैं कि उन बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल है पीछे हमारे जहाँ हम पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर हम बच्चों का एडमिशन करा देते हैं। उसके पीछे भी ज़बरदस्त कहानी है। बताइए सर। राम सर। स्कूलिंग की कहानी का ऐसा है कि बच्चे या तो ड्रॉप आउट थे हाँ। या फिर स्कूल ही नहीं जाते थे। तो सबसे बड़ी समस्या तो ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं गए, सबसे बड़ी समस्या तो डॉक्यूमेंटेशन की है। आधार कार्ड ही नहीं है, बिना आधार कार्ड के एडमिशन नहीं होगा। अब पेरेंट्स को बोलेंगे करवाएंगे, फिर हम पेरेंट्स को लेके गए, बच्चों को लेके गए, पहले तो उनका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाया और 14 अक्टूबर 2021 अगर मैं सही हूँ, बिल्कुल 27 अक्टूबर 2020 को शुरू किया था। 1 साल तक हम केवल बेसिक उनको सिखाते रहे, पूरा उठना बैठना सब चीज़ें, क्योंकि स्कूल का ये भी रहता है कि ये बच्चे हमारे पास टिकेंगे नहीं, इनको डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन ये तो टीचर का काम है ना डिसिप्लिन सिखाना तो। और फिर हमने 14 अक्टूबर 2021 को एडमिशन करवाया। सरकारी स्कूल में पहले लेने को वो तैयार नहीं थे। उनका ये था कि ये बच्चे अभी आएंगे फिर चले जाएंगे, तो ऐसा करो कि आप ही पढ़ा लो इनको, ऐसा कुछ। तो फिर हमारी टीम मेंबर्स ने लगातार जो है वो वहाँ पर पढ़ाया। फिर उनको भी 15 दिन तक कि ये सही लोग हैं और एक्चुअल में बढ़िया काम कर रहे हैं। और आज उसी स्कूल में ना, जब हमने शुरू किया था तब शायद 65 बच्चे थे। ये ऑन रिकॉर्ड उनकी प्रिंसिपल आई थी इस बार हमारे एडमिन फंक्शन में, उनके टीचर्स आए थे, तो उन्होंने कहा कि 65 बच्चे थे और आज वहाँ पर शायद 235 बच्चे हैं। तो इनरोलमेंट जो है वो अनस्टॉपेबल 20 की वजह से पास के सरकारी विद्यालय में बढ़ा है। और इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता कि जो इनरोलमेंट हमने जो बढ़ाया वो प्राइवेट स्कूल को ना टारगेट करके हमने गवर्नमेंट स्कूल में उनका एडमिशन करवाया, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ भी उनको सीधा तौर पे उनको और उनके परिवार को मिल सके। अभी सर जैसे आपने अनस्टॉपेबल 20 चला रहे हो, तो लोगों ने उसमें हेल्प करी आके इनिशियल लेवल पे? मतलब सर मैं ये और ये तो काम कर ही नहीं पाएंगे। अगर सोचेंगे मैं और राहुल ही काम करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकते। हमारे साथ पूरी टीम मिलकर काम करती है और विदाउट टीम ये पॉसिबल नहीं है। पहले तो अनस्टॉपेबल 20 वो सब 50 लोग हैं, और दूसरा अनस्टॉपेबल 20 के परिवार में ऐड होते हैं जब हम सड़क के किनारे पढ़ा रहे होते हैं लोग। मंगलवार और शनिवार हमारे पास बालाजी के पास में मंदिर है, तैला पास बालाजी का, वहाँ पर आते हैं डेली। तो ऐसे लोग जो हमें पिछले 5 साल से लगातार देख रहे हैं कि वहाँ जब जाएंगे तो वो बच्चे पढ़ते हुए ही मिलेंगे। तो एक स्पोर्ट बन गया है कि बालाजी के पास में जो बच्चे पढ़ते हैं, मतलब हर लोग जानते हैं, तो आने जाने वाले लोग उन बच्चों की हेल्प करने में बिल्कुल भी नहीं कतराते। और ये सोसाइटी का काम है और सोसाइटी मिलकर ही इस काम को कर रही है। तो बहुत सारे लोगों ने अनस्टॉपेबल 20 के सारे बच्चों को बढ़ाने में बहुत हेल्प करी। जितना मतलब लोग कहते थे ना कि आजकल तो कलयुग है, आजकल तो हेल्प नहीं करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। आजकल तो लोग बहुत प्यारे हैं, मतलब पहले भी होंगे बट लोग बहुत प्यारे हैं। काम जेन्युइन होना चाहिए बस। नीयत अगर आपकी साफ है ना तो फिर लोग दिल खोल के करते हैं सब कुछ, और उन्हीं की वजह से सब चल रहा है। ऐसा ये हो जाता है जैसे बहुत सारे जो मतलब संस्था और NGO चलते हैं ना, तो एक है ना नाम हो गया, लोगों का विश्वास उठ गया कि जो अगर कोई भी कुछ कर रहा है और अगर अपने को लगता है कि ये संस्था या NGO है तो अपने को लगता है ये अपने काम निकाल रहा है, या फिर इनको तो पैसा आ रहा होगा, फंडिंग हो रही होगी। तो वो तो प्रॉब्लम आपको भी आई होगी इस तक। सबसे बड़ी दिक्कत ही होती है। हमने इसी वजह से अपना जो रजिस्ट्रेशन है, हमें लोग कहते थे हमारे पास बहुत बच्चे थे, आज से 1-1.5 साल पहले भी हमारे पास लगभग 150 प्लस बच्चे थे, लेकिन तब भी लोग कहते थे अब तो रजिस्टर्ड करवा लो इसको। हम नहीं करवाते थे। हमारा ये था कि हमें ये टैग नहीं लेना कि यार ये NGO है और ये भी ऐसा। NGO लगते ही ऐसा लगता है माइंड में कि यार कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब कई लोगों ने कहा आप करवाओ, आपको आगे ही प्रोसेस करनी है, बच्चे बढ़ाने हैं या जो भी प्रोजेक्ट आप लेके आओगे उसके लिए लीगल होना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स वाई हमने अभी जाके इसको रजिस्टर्ड करवाया है।
और 17 अक्टूबर को रजिस्टर्ड हुआ है 2025। और मतलब ये एनजीओ का जो आप कह रहे हो ना, मतलब 95% अगर मैं बोलूँ तो 5% ऐसे भी हैं जो जेन्युइन वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, लेकिन वही है कि उन 95 में नंबर बड़ा है और 5% वाला छोटा है, तो वो दब जाता है। लेकिन आप अगर जेन्युइन काम कर रहे हो, शुरुआत में बहुत दिक्कतें आएंगी, एट द एंड आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। और हमें तो बहुत मिल रहा है, बहुत हर तरह से। मतलब हमें कोई भी चीज़ की नीड होती है कि आज अभी से कल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, हमें डेस्क वर्क चाहिए थी 8th क्लास की। मैंने स्टोरी लगाई एक, और आप यकीन नहीं मानेंगे इतने सारे लोगों का मैसेज आया, मैं मना करना पड़ा कि बस इतना हो गया हमारा काम। तो ये पावर है, लेकिन पावर उस जगह की है जहाँ हम डेली वर्क कर रहे हैं। अगर हम रैंडमली स्टोरी लगाएं तो शायद नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। जी हाँ। और मैं आपको अभी एनजीओ को बता रही थी, मैं आपको डेटा बता देता हूँ। भारत में 34 लाख एनजीओ है। 34 लाख एनजीओ है, काम कितने कर रहे हैं सही से? ये आप पता लगाई, डेटा हमने बता दिया। 34 आई थिंक सर जो विश्वास उठता है एनजीओ का, वो मेन कारण भी यही है कि इतने सारे एनजीओ, इतना काम तो नहीं हो रहा। मतलब अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं 100%। क्योंकि अपनी कंट्री के भी एनजीओज हैं, सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारे में सारे मिलके बनाए मैंने। बहुत बड़ा नंबर है सर। बहुत बड़ा नंबर है। और ऐसा नहीं है कि एनजीओज अच्छा काम नहीं करते। पहले शायद जब हम लोग, मैं और राहुल जब इस फील्ड में आए, जब आप नए नए उस फील्ड में आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार हम कितने अच्छे हैं, कि हम कितना अच्छा काम करते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे आपका जो नेटवर्क बनता है वो ऐसे ही लोगों से बनता है कि आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं जो अच्छा काम करते हैं। हम एक पर्सन से मिले, दूसरे पर्सन से मिले, तब हमें और एहसास हुआ कि यार ये कितने प्यारे लोग हैं, इन्होंने सब कुछ लगा दिया अपने जीवन का, हम भी ऐसे ही रहेंगे हमेशा जीवन भर। तो तब जाकर लगता है कि अगर आप अच्छे हो तो अच्छे डॉट आपके साथ कनेक्ट होंगे, और अगर आप ब्लैक एंड वाइट वाले लोग हो तो फिर ब्लैक एंड वाइट वाले आपके साथ कनेक्ट होते जाएंगे ताउम्र। बिल्कुल। बस चूज आपको करना है कि आप क्या। जी, एक चीज़ और सर है ना, आपने एजुकेशन के लिए जो बच्चों को टारगेट किया, जो कि झोपड़ी में रहते हैं, वहाँ तक ना गवर्नमेंट स्कूल पहुँच पाई है ना प्राइवेट स्कूल पहुँच पाए हैं। तो ऐसा क्या रीज़न रहा कि मतलब कोई भी मतलब अपना वो जो एरिया है, गवर्नमेंट या हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वो एजुकेशन के लिए वहाँ पहुँच नहीं पाया? देखो, उसमें सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे अभी तक हमें नज़र आता है, ये माइग्रेट कर जाते हैं। ओके। जैसे आज है और आप आज पढ़ा रहे हो, कल सारी बस्तियां चली जाएंगी। तो अगर कोई एडमिशन ऐसे होते भी हैं किसी स्कूल में, तो उस स्कूल का जो इनरोलमेंट होता है ना, जैसे आज 150 हो गए, कल को पूरी बस्ती खाली हो गई, स्कूल का पूरा इनरोलमेंट खराब हो जाता है कि आज 10 ही बच्चे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत तो इनकी माइग्रेंट की है कि इधर कभी आज इधर रहते हैं, कल उधर रहते हैं। तो इसमें सिस्टम का मुझे नहीं लगता इतना बड़ा दोष है, इतना बड़ा इनकी मेंटलिटी ऐसी होती है ज़्यादातर। क्योंकि जिनको हम पढ़ाते हैं उनका नाम ही घुमंतु है। तो घुमंतु मतलब ये होता है बेसिकली कि इनका मन में ही ऐसा सेट रहता है कि 6 महीने यहाँ रहेंगे, 6 महीने वहाँ रहेंगे, 6 महीने इधर रहेंगे। तो जब आप बार बार जगह बदलोगे तो फिर आप तक कहाँ तक आपको ट्रेस किया जाएगा। पहला रीज़न तो यही रहता है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए अब तो बहुत काम हो रहे हैं, बहुत घुमंतु के लिए बहुत ज़्यादा सरकार काम कर रही है इस बार। मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा, काफ़ी सारे काम हो रहे हैं, अलग से बोर्ड बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ओवसली हमारे बीच के लोग हैं। उनको अगर प्रॉपर जगह मिल जाएगी तो ये आप और हम ही हैं। और दूसरा, अब चीज़ें चेंज हो गई। पहले ऐसा रहता था कि इनको अर्निंग के लिए उधर जाना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। आप एक जगह रह के अर्निंग कर सकते हो, बस मेंटलिटी चेंज करने की बात है। अगर आप महीने के 20,000 रुपये उनको उनके परिवार तक अर्न करवा दो तो वो नहीं जाएंगे। बात वही आके अटक जाती है कि अर्निंग नहीं हो पाती उनकी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जहाँ जो मुझे लगता है कि अभी तक प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, सबसे बड़ा। तो अपने सर जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको लगता है उसमें भी कुछ चेंज होना चाहिए जिससे अपन नीचे वाले बच्चों को थोड़ा और टारगेट कर सकें? बिल्कुल चेंज होना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि सबसे पहले होना चाहिए कि मार्किंग हो, है ना, कि यहाँ पर ये बस्तियाँ हैं, यहाँ इतनी बस्तियाँ, इतने बच्चे हैं, आसपास का स्कूल कौन सा है गवर्नमेंट जहाँ पे इसका एडमिशन हो। एडमिशन कराने के बाद भी डेली मॉनिटर होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन तो आप करा जाओगे, कोई भी करा देगा कि चलो एडमिशन, लेकिन उतने बच्चे डेली आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा उन चीज़ों का, ये जब तक चीज़ें नहीं होंगी ना एजुकेशन के अंदर, तब तक मुझे नहीं लगता इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो कि हम कर रहे हैं, हमारा मेन टारगेट क्या होता है, स्कूल भेजना नहीं होता, हमारा ये भी रहता है कौन स्कूल गया,
कौन नहीं जा रहा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है। अभी जो राहुल जी ने बताया घुमंतु वाला, मैं थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब कर देता हूँ जितना मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है उन लोगों के साथ रह के। बेसिकली ये 3 प्रकार की कम्युनिटीज़ है। एक तो है DNT कम्युनिटीज़, मतलब डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ऐसी जनजातियाँ जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो क्रिमिनल एक्ट था उसके अंतर्गत जो है वो रखी गई। क्रिमिनल एक्ट मतलब कि आप जन्मजात अपराधी हो। ओके। और वहाँ से लेकर 1871 से लेकर ये 1947 के बीच में जो है वो इन पे रहा, और 1952 में जाकर 1952 में जाकर उस एक्ट को हटाया गया भारत सरकार की तरफ से। तो उनको एक्चुअल में आज़ादी मिली 1952 में, हम 1947 में आज़ाद हो गए। और ऐसी जातियों पे क्रिमिनल एक्ट अगर लग गया, मतलब अगर आप जन्मजात अपराधी हो तो इसका मतलब आप समाज से कट हो गए। आप समाज की शादियों में नहीं जा सकते, वहाँ खाना नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि या तो आप चोर होंगे। अगर उन पे कोई एक्ट लगाया भी गया तो हो सकता है कि समाज के कुछ लोग ऐसे होंगे वहाँ के जिनकी वजह से ये लगाया गया, लेकिन वो तो सारे ही उसकी जद में आ गए। एक तो ये है। इसके अलावा इसमें घुमंतु समुदाय है जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह बदलते रहते हैं लगातार जीवन यापन के लिए। और तीसरा आता है अर्ध घुमंतु, जो मूवमेंट करते हैं, वो उनका थोड़ा सा कम मूवमेंट होता है बजाय कि घुमंतु के। तो ये 3 प्रकार से होते हैं। और इसके लिए जैसा इन्होंने बताया कि सरकार अभी वर्तमान में बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। राजस्थान सरकार ने ही डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बढ़िया काम किया है। डॉक्यूमेंटेशन उनके बनवाए हैं और आवास पट्टे जारी किए हैं। सरकारें अपना काम कर रही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं रोड से गुजर रहा हूँ तो मुझे उनकी व्यथा जो है वो जाननी चाहिए कि ये सड़क किनारे झुग्गी बनाकर क्यों रहता है। वो तो आएंगे नहीं आपके पास। क्यों? क्योंकि वो हिचकिचाता है जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है कि यार ये तो बड़े साफ लोग हैं, मैं इससे कैसे बात करूँगा। उनके लिए अपन मतलब जो वेल सूटेड वूटेड हो गया वो साहब है, तो वो तो नहीं आएगा आपके पास। एक बार सोसाइटी को हिम्मत करके उनके पास जाना पड़ेगा, उनके दुख दर्द जानने पड़ेंगे। हमने ऐसा काम किया। हमने मुझे बहुत अच्छे से याद है, लगभग हमें शायद 1 साल हुआ होगा। उसके बाद में हमने एक प्रोग्राम वहाँ पर किया था बस्ती में, चाय पे चर्चा। ओके। हाँ, तो हमने ऐसा कहा कि हम हमारे दुख बताएंगे आपको, हमारे जीवन के किस्से बताएंगे, आप हमें बताओ। उन लोगों ने अपने जीवन के किस्से बताए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। वो दिन है, उसके बाद में हमारी उनके पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग जो है वो अलग ही लेवल की होगी कि आप हमारे यहाँ खाना खाओ, आप हमारे यहाँ चाय पियो। तो जब हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझेंगे, उनके साथ बैठकर बातें करेंगे, तो चीज़ें संभव है कि बहुत अच्छी हो जाए। आपको लगता है सर, ये जो अभी आपने जैसे बताया, तो ये जो कम्युनिटी है ये अपने आप को समाज से अलग फील करती है कि हम कटे हुए हैं, अभी भी हम समाज का हिस्सा नहीं है? आप ऐसा भी कह सकते हो कि समाज ने काट दिया है उनको। वो ही क्यों? क्योंकि इसमें दोनों तरफ से हो सकता है। समाज की भी तो उतनी ही गलती है। समाज की 100% गलती है, लेकिन वो क्योंकि बात नहीं कर पा रहे, तो उनको ये जरूर पर्सनली फील होता होगा कि हम इस समाज का हिस्सा ही नहीं है। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दूं एक छोटा सा। हाँ। मोस्टली क्या होता है कि बस्तियों में हम लोग देखते हैं आसपास के कि पुराने कपड़े बांटने जाते हैं, है ना। तो अगर इससे समाज से काटने वाली बात है, हम अपने घर में कोई भी त्योहार होता है, हम क्या करते हैं, हम नए कपड़े लेते हैं, तो हम उतरे हुए कपड़े क्यों देने जाते हैं? तो उनको अपने बराबर का समझते ही नहीं है ना। हम नहीं समझते, हम सोचते हैं कि यार हमने जो पहन लिया अब ये पहनेंगे, तो काट दिया हमने, डिफरेंस पैदा कर दिया। तो सर ये डिफरेंस तो पिछले 100 साल से चला रहा है, तो इसको कम कैसे किया जा सकता है? एजुकेशन की बात अभी हमने अंग्रेजों के शासनकाल की बात करी सर, है ना। तो जो अंग्रेजों के शासनकाल में जो शिक्षा थी, हमारी जो एजुकेशन थी, उससे एजुकेशन में और आज की एजुकेशन में कितना बदलाव आया है? तो सर इम्प्रूवमेंट तो हम कर ही पाए हैं। मतलब इम्प्रूवमेंट वहाँ से लेकर यहाँ तक सारा ये इम्प्रूवमेंट, हम किसी के अधीन थे, आज हम स्वतंत्र हैं और अपनी सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है मतलब हम कितनी भी अच्छी मतलब इस तरीके से बातें कर लेंगे, ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, हजारों हो सकती है हमें, लेकिन हमारी अच्छाइयाँ भी तो बहुत सारी है। हाँ, नो डाउट रही एजुकेशन सिस्टम में कमियां, जिनको सरकारें, समाज, बुद्धिजीवी सब लोग मिलकर अगर बैठकर तय करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हम इम्प्रूव नहीं कर रहे, हम हर सेक्टर में इम्प्रूव कर रहे हैं। हाँ, हम गति बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमें जो है वो योजनाएं बनाकर जो है वो चलना हो। हमें किताबों में बहुत अच्छे से ज्ञान देना पड़ेगा जो नहीं है। मतलब हमारे जो बहुत लीजेंडरी आइकन्स है ना,
कई लोगों का जिक्र ही नहीं है, उनके बारे में जाना ही नहीं जाता कि वो कौन है। तो जिसके बारे में पता ही नहीं होगा तो हम उनके बारे में जानते नहीं, तो उनके लिए क्या सोचेंगे। तो सबसे पहले किताबों में ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि ये इन्होंने ये किया था, इन्होंने ऐसा किया था। केवल एक वर्ग को समेट देने से मुझे नहीं लगता कि हम प्रॉपर एक शिक्षा दे पा रहे। एक मेरा सवाल है जरा कंट्रोवर्शियल हो सकता है मे बी, बट जो आज हमारी किताबें पढ़ाई जाता है हमें ना, बाबर की किस्से पढ़ाए जाते हैं, हुमायूं के पढ़ाए जाते हैं, अब वो हम पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ते आ रहे हैं बहुत साल से ना, वो काम कहाँ रहे हैं। अगर मैं बाबर का किस्सा पढ़ रहा हूँ, मैं बाबर के बारे में जान रहा हूँ, सब चीज़ें जान रहा हूँ, मेरे को वो मेरी लाइफ में कहाँ काम आ रहा है। नहीं, वो कहीं काम नहीं आ रहा, आप सही कह रहे हैं। अगर आपको अपना इतिहास पता नहीं होगा कि आपने कैसे आप रहे, कैसे आपके, ऐसे आप महाभारत के बारे में बात करते हैं अपन, तो महाभारत का अगर पता ही नहीं होगा तो हम राम जी को कैसे जानेंगे, हम कृष्ण जी को कैसे जानेंगे। बट हमारे यहाँ पे भी तो, इंडिया के भी तो, हमारे मतलब भारत के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ सकते। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमारे आइकन्स को दबा दिया गया। मैंने वही कहा कि हमारे जो रियल आइकन्स थे ना, हमने उनके बारे में पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया। आज हमारे पास नहीं पता, कि अब जाके पता लगता है कि महाराणा प्रताप कौन थे। महाराणा प्रताप के बारे में बहुत कम है। तो इसका रीज़न वही है कि आप जितना अपनी शिक्षा को अपने से जोड़ के पढ़ाओगे उतना अच्छा रहेगा। जापान क्यों अच्छा है कि आज भी वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ाता है, हमारी लैंग्वेज ही नहीं है प्रॉपर। मुझे लगता है सर अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बात है ना। बट हमारे इतिहास में जैसे भगत सिंह जी की बात करें ना, उन्होंने जो हमारे देश के लिए कर दिया कोई कर ही नहीं सकता, मतलब उन्हें ऐसा काम किया हमारे देश के लिए, लेकिन जो वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने जो किया था, आज हम उनको उतना वो नहीं कर पा रहे, उनको उतना सम्मान नहीं दे पा रहे। हमारी बुक में सिर्फ एक चैप्टर मिलेगा बहुत छोटा सा, हमने भगत सिंह जी के बारे में पढ़ लिया और दैट्स इट। जबकि हम बाबर, हुमायूं और ये सब पढ़ते आएंगे, संधियाँ हुई मुझे लगता है हमें अपने देश के जो वो हैं उनके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अगर ऐसे बुक्स में नहीं है तो हम एक काम भी कर सकते हैं, हम बैठ के किसी को बता सकते हैं अगर हमें ज़्यादा पता है। जैसे मेरा छोटा भाई है कोई, मैं 4-5 बच्चे हैं तो इनका आसपास पढ़ा हूँ। अगर आपकी बुक्स में नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ इनके बारे में ज़्यादा नहीं है तो आप उनको 4 बच्चों को बैठ के पढ़ाओ। बिल्कुल नॉलेज मिलना चाहिए, लोगों के बारे में पता होना चाहिए। उन 4 को बोलोगे अगले 4 को पढ़ाओ, तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा, लोगों के बारे में पता अपने आप लगेगा। बुक्स में भी सर आई थिंक होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो कोशिश करो कि जो सब कुछ नहीं हो सकता है ना, हम चाहे कि अपन सब कुछ कर लें, जो चीज़ नहीं है अपन बदलने की कोशिश करते हैं, सब मिलके बदलाव ला सकते हैं, तो ये काम हम कर सकते हैं। आजकल चल भी रहा है, राजस्थान के बारे में बहुत चीज़ें चल रही, राजस्थानी लैंग्वेज के लिए अलग अलग जगह बहुत सारे लोग जाते हैं। लोगों में एक है कि हाँ राजस्थानी लैंग्वेज होनी चाहिए, पहले नहीं था, क्योंकि अब हम समझ रहे हैं, हमें पता लग रहा है। और सोशल मीडिया आजकल के टाइम में जी, आपने सर सोशल मीडिया का नाम लिया, तो सोशल मीडिया को आप एजुकेशन में किस प्रकार से देख रहे हैं? रिफॉर्म है पूरा का पूरा। आज 2019 से पहले मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन ऑनलाइन हो सकती थी, ऐसा कोई सोच सकता था, नहीं सोच सकते थे। लेकिन आप देखिए आज IPO बन गया एजुकेशन से, तो इंडिया की पहली ऐसी एजुकेशन कंपनी है जो IPO लेके आई है। तो रिफॉर्म हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। बात वही, हम देखते क्या है, हम पढ़ते क्या है, हमें पढ़ाया क्या जा रहा है, हम सीख क्या रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो ये बेहतर हो जाता है। हम अगर देखने पढ़ने आप यूट्यूब पर आए हो और आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, सोशल मीडिया वही है, वो भी सोशल मीडिया है, तो हम कर क्या रहे हैं इस पर डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है। जी सर, आप सर सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं एजुकेशन में? देखो, हर चीज़ के 2 पहलू है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर इसके पॉजिटिव साइड को अगर आपको दिखाया जाए तो बहुत बेटर है, नेगेटिव सेंस में बहुत गलत है, यूथ के लिए गलत है चीज़ें। अगर कोई बच्चा गलत कर ही रहा तो फिर हम उसका क्या ही किया जा सकता है, उसके लिए एक अलग टॉपिक हो सकता है, अपन उस पर अलग बात कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव साइड मुझे लगता है कि आप हमें सोशल मीडिया के थ्रू शायद जानते हो, तो ये सोशल मीडिया की वजह से है। या फिर हम हमारे कोई काम को यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर बैठ के अगर देख पा रहे हैं तो सोशल मीडिया की वजह से है। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन में भी ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे रिमोट एरिया जहाँ पर टीचर नहीं पहुँच पाते, वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू जो है वो पहुँचा जा सकता है। नया रिफॉर्म AI में आ रहा है कि AI है, तो AI हो सकता है कि शायद आगे रोबोटिक टीचर बना दे, मतलब ऐसा जो बिल्कुल वहाँ पर। लेकिन उसका कितना बढ़िया फ़ायदा है कि ऐसा कोई जगह जहाँ पर सिर्फ एक बच्चा रहता है, 2 बच्चा पहाड़ पे रह रहा है, और ऐसा कोई बहुत रिमोट एरिया जहाँ पर
पॉसिबल ही नहीं है स्कूल, लेकिन वहाँ रोबोट पढ़ा सकता है उस बच्चे को, तो कितना अच्छा है। तो मशीन जो है वो अच्छा काम कर सकती है, बट नेगेटिव साइड से अगर बचा जाए, और उसके लिए अलग पैमाने हो सकते हैं, किस तरीके से बचा जा सकता है, ये पूरा एक अलग विषय है बात करने का। लेकिन हाँ, पॉजिटिव साइड तो बहुत है, और इसको यूज़ करना ही पड़ेगा, वरना हम पीछे रह जाएंगे अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो। सर एक प्रॉब्लम और आती है ना, मैं सोशल मीडिया पे अगर मेरे को किसी भी इंसान की एक स्टोरी है जो मेरे को देखना है, मतलब मेरे को कोई पुराना युद्ध का इतिहास देखना है, तो आज सोशल मीडिया पे है ना 50 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सेम युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, और 50 के 50 अलग अलग बात कर रहे हैं। तो मुझे क्या पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या था? इसके लिए तो आपको बढ़िया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो रिमार्केबल प्लेटफॉर्म है, थोड़े ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से जानकारियाँ जुटानी पड़ेंगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और बढ़िया सोर्स देखने पड़ेंगे, और पता लग जाता है इस बारे में कि कौन सा जो है वो सही सोर्स है। तो सही सोर्स का चुनाव कीजिए, दोनों तरफ की चीज़ें आप पढ़िए। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही पर्सन की आपको बातें समझनी है, उसका डीमेरिट पॉइंट, मेरिट पॉइंट, या प्लस या माइनस दोनों आप देखिए, और अपने विवेक से फैसला लीजिए कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। ओवरऑल ये बात इस पे आ जाएगी आपकी कि ये नैरेटिव से चलने वाली दुनिया है, आप जैसा बताएंगे वैसा ही चलेगा। लेकिन हो सकता है कि या तो आप किसी और के सुनी सुनाई बातें में विश्वास करें, या आप अपना दिमाग, अपने विवेक से फैसला लें और अपने नैरेटिव बनाएं और फिर और किसी को चलाएं। इसमें मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा एक सविवेक वाला। जैसा आपने कहा, अपन कपड़े लेने जाते हैं तो हम एडिडास और एबीबास दोनों तरह के सेम मिलते हैं, हम किस की तरफ जाते हैं? हम जाते हैं एडिडास की तरफ। क्यों जाते हैं? स्वविवेक। तो ऐसा ही स्वविवेक अपन लगा सकते हैं जो अपन पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा ना कि कौन सा चैनल से पढ़ें, तो जो आपको लगता है कि खुद के अंदर भी तो एक होता है कि हाँ ये ऑथेंटिक चीज़ें दे रहा है, तो हम उस तरफ जा सकते हैं। कोचिंग सर कितना टाइम हो गया वैसे पढ़ाते हो आप? 7 साल। 7 साल। आपको सेम। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, मतलब और बढ़ते रहते हैं लाइफ में, दोस्तों की संख्या कम होती रहती है, बहुत कम हो जाता है, और अब बिल्कुल ही एक आधी रह गए हैं। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, और मुझे लगता है कि मैं जिसमें जितना कुछ मेरे में सुधार आया, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। कारण इसका रीज़न ये है कि ये बहुत बढ़िया फैमिली से आता है, बहुत बढ़िया फैमिली, मतलब बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली से आता है, जहाँ पर इसको सब सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से सिखाई गई। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं सिखाई गई है, मुझे बहुत बढ़िया संस्कार मिले। संस्कारों की वजह से शायद हम दोनों साथ हैं और हम ऐसा काम कर पा रहे हैं। संस्कार हमें बहुत अच्छे मिले, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में शायद मेरे पेरेंट्स इतना नहीं सोच पाए होंगे कि इसको ये वो मुझे आज भी यही कहते हैं कि भाई तू देख ले, तेरा तो उसको जो सही लगता है वो कर ले। तो जब गांव का कोई बच्चा बाहर आता है, उसकी संगत अगर अच्छे दोस्तों के साथ अगर हो जाती है, तो मुझे लगता है काम ठीक ठाक हो जाता है। और इसी वजह से शायद ये जो है वो इतनी बड़ी बातें कह रहा है कि इसका बड़ा योगदान। नहीं, मैं बनवा ही लेता हूँ, पर अच्छा लगता है, तारीफ होनी चाहिए। नहीं, नो डाउट, नो डाउट। ये ले से फुल क्रेडिट देते हैं। एक्चुअल में ना रियलिटी बताऊँ, आपने एक बात देखी होगी कि जो बढ़िया दोस्त होते हैं ना, उनकी फोटोज नहीं होती साथ में। एक लिटरली थी हमारी फोटोज। बाद में जब से हम ये काम करने लगे ना, तब जाके 2-4 फोटो हमारी एक साथ होंगी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमारी एक भी फोटो नहीं है साथ में, हम खिंचवाते ही नहीं। क्यों खिंचवाएं? हमें पता साथ ही रहना है, तो फोटो खिंचवाने ही क्यों है? तो सर जैसे कि ना बहुत टाइम से आप मतलब एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बने हुए हैं ना, अब भी है ना बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है इंडिया में ना, तो आपको क्या लगता है उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीज़न ये भी है कि स्किल बेस्ड पढ़ाई हो सबसे पहले, और सिर्फ ग्रेजुएशन कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रोज़गार मिल जाएगा। अगर आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आपको काम आना चाहिए। अगर मेरी कंपनी है और अगर आप मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं आपको काम सिखाऊं, उसके बाद में मैं आपको जॉब दूँ। इसकी बजाय मैं उसको जॉब दूंगा जिसको काम आता है। मैं आपकी ट्रेनिंग पर क्यों खर्च कर रहा हूँ? एज ए बिजनेसमैन मुझे यही सोचना पड़ेगा। तो सेम काम है कि स्किल्ड लोग चाहिए। ग्रेजुएट नंबर्स, ग्रेजुएट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। स्किल्ड लोग होंगे, और जो आज भी स्किलफुल लोग हैं उनके लिए जॉब की कोई कमी नहीं है मार्केट में। बिल्कुल, बस वही है ना, आदमी नहीं मिलते हैं, काम बहुत है। तो बट सर एक दिक्कत और है ना, जब बच्चा 12th तक पास आउट करता है तो तब तक वो सिर्फ किताबी ज्ञान में घुसा रहता है, उसकी स्किल डेवलप हो ही नहीं पाती। उसके बाद उस एकदम से उस पर जॉब का प्रेशर बन जाता है कि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं बेरोजगार रह जाऊंगा, तो वो स्किल डेवलप ऐसे नहीं हो पाएगी, और 12th तक तो वो सिर्फ किताबी ज्ञान में रह गया ना। और ये तो उस बच्चे का वो सह विवेक वाली बात आ जाएगी कि उस बच्चे को अपनी
अपने क्राफ्ट अपनी स्किल पे तो काम करना ही पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ तो है मार्केट में, ऐसा तो है नहीं कि स्किल सीखने के लिए जगह ही नहीं है हमारे यहाँ। स्किल सीखने के लिए बहुत है, और अगर वो सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ अगर मूव करेंगे सारे के सारे लोग तो भी नहीं चलेगा। हाँ, सरकारी नौकरी की वो तैयारी करना चाहता है, शौक से करे, लेकिन उसमें पूरी ज़िंदगी लगाने का भी ज़रूरी नहीं है। मतलब ऐसा है कि एक बच्चा है जो तैयारी कर रहा है और पिछले 10 साल से इसी जो है वो एवज़ में लगा हुआ है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी और मैं काम करता रहूँगा, तो वो स्किल भी चली जाएगी उसकी, वो उस पर भी काम नहीं कर पाएगा। अगर आपका 1-2 ईयर में होता है तो ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाइए, और अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने रूट्स की तरफ जाइए, अपनी स्किल पे काम करिए, और वो स्कूलिंग लेवल से होना चाहिए। स्किल मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएट के बाद में मैं जाके चलो अब कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, RSCIT मैंने कर ही रखा है, मुझे तो पेपर देना है, और ऐसा नहीं है। वो स्कूलिंग लेवल पे ही उसकी हो। कंप्यूटर अगर सीख रहे हो तो एडिटिंग स्किल पहले ही आ जानी चाहिए ना। बट सर आपको लगता है कि अभी यहाँ पे हमारे समाज में ऐसा हो गया कि जो एजुकेटेड पर्सन है उसका मतलब सिर्फ जॉब होना ही है, कि जिसके पास जॉब है उसी को एक एजुकेटेड पर्सन समझा जाता है? ये नॉर्थ रीजन में मुझे ऐसा लगता है। हाँ, साउथ रीजन में ऐसा नहीं है। वहाँ पे एजुकेटेड का मतलब ये नहीं है कि आप केवल गवर्नमेंट जॉब में, और ये हमारी सोच है ना, हम खुद ही ऐसा सोचते हैं। हमारे समाज में एक वो बना हुआ है ना कि हमें अगर कोई जॉब लगा हुआ है तो हमें लगता है कि एजुकेटेड पर्सन है, तो हम कहीं ना कहीं ये गलती कर रहे हैं कि जो एजुकेशन है हम उसको एक पैरामीटर दे रहे हैं जॉब का। इसका देखो, आप जैसे अपन गाड़ी से चल रहे हैं, अपने सामने गाड़ी जा रही है, भारत सरकार लिखा हुआ है, और बगल में एक और गाड़ी खड़ी है, इस पे पीली पट्टी है ओला उबर वाली, हम किसको तवज्जो देंगे? हमारे मन में किसके लिए विचार ज़्यादा आते हैं कि यार कौन बढ़िया है? भारत सरकार है और वो है भी, है ना। ज़रूरी नहीं है ओला जिसकी हो सकता है उसके पास ओला उबेर का मालिक ही हो जो और ज़्यादा बहुत कमा रहा हो, लेकिन हमारे थॉट वहीं तक जाता है ना कि भारत सरकार है, ये है। हमें चेंज करना पड़ेगा अपना माइंडसेट। हमारा मतलब समाज में ऐसा हो गया है कि आपके घर की गवर्नमेंट जॉब है। वो एक बात याद आती है मुझे, पता नहीं, एक सर बताते थे हमारे कि एक कोई CM थे MP साइड के, तो वो CM बन गए, अपने गांव गए थे वापस। तो अभी बात मुझे पता नहीं सच है ये झूठ है, लेकिन ऐसा बताते थे, तो ऐसा मैं आपको वैसा का वैसा बता रहा हूँ कि बोलते थे कि CM बन के वापस गाँव गए, तो फिर उनकी दादी, MP की साइड की बात है, तो उनकी दादी ने पूछा बोले क्या बन गए? बोले दादी मैं CM बन गया। बोले वो तो ठीक है, पटवारी बन जाता तो और बढ़िया रहता। तो हमें पता ही इतना है कि पटवारी सबसे बढ़िया है, और ये काम कर लो, बैंक में लग जाओ। बैंक वाले की जॉब बोले से वो 25,000 की है, लेकिन हमें लगता है कि गवर्नमेंट है बहुत बढ़िया होगा। सोच बदलने का। तो सर ये कब ख़त्म होगा हमारे समाज में कि जॉब को ही हम सब कुछ समझेंगे? अगर जॉब है तो आप एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन हो, अगर जॉब नहीं है तो आपने कितनी भी नहीं, ये तो गलत धारणा है कि जॉब वाला ही एजुकेटेड पर्सन है। बहुत स्ट्रॉन्ग धारणा है, मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ, निश्चित रूप से गलत बात है ये। इसका मतलब केवल कहने मात्र को कह दीजिए, बट इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। एजुकेटेड पर्सन एजुकेटेड ही होता है, फिर चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो। और एजुकेटेड का मतलब है जो अच्छे और बुरे में फ़र्क जानता हो, अपने देश के बारे में अच्छा सोचता हो, अपनी सोसाइटी के बारे में अच्छा सोचता हो, और वेल बीइंग एज ए ह्यूमन वो बहुत अच्छा हो, वो एजुकेटेड पर्सन है। फिर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 9 to 5 गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं या प्राइवेट जॉब में, फिर वो एजुकेशन एजुकेटेड ही है। फिर नॉर्थ रीजन में जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, तो हमें पता है कि 2% जॉब है जो गवर्नमेंट है केवल, बाकी की 98% जॉब प्राइवेट है। उसमें सारे लोग आपको जो नज़र आएंगे सारे वेल एजुकेटेड। CA देख लो आप, CA मुझे लगता है सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, लेकिन उसमें आप गवर्नमेंट जॉब नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी लोग CA करते हैं। जी सर, आपकी नज़र में एक एजुकेटेड पर्सन की मतलब डेफिनेशन क्या है? संस्कारी हो, अच्छा बुरा समझे, अपना समाज के बारे में समझे, जो उसके पास ज़्यादा है वो समाज को वापस लौटाए, बड़ों से अच्छे से बात करे, छोटों से और ज़्यादा अच्छे से बात करे, मतलब बराबरी रखे, ऊपर नीचे ना करे कि यार ये मुझसे ऊपर है तो मैं इससे ऐसे बात करूं, ये मेरे से छोटा है तो मैं इससे ऐसे बात करूं, डिफरेंस ना रखे। पढ़ा लिखा बंदा है, आप अगर कम पढ़े लिखे भी हो तो चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत कुछ पढ़ के ही कुछ बनो। आपने खुद को कैसे मेंटेन कर रखा है, आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, दूसरों के लिए कितना सोचते हो, वो बड़ी बात होती है। कुमार विश्वास साहब कहते हैं कि कू पढ़े नहीं होना चाहिए।
हाँ हम पढ़ा कल जाऊंगा। पता चल जाएगा। तो सर ये है ना भाई एक सेगमेंट हमारा एक, इसमें पिक्चर है जो मेरे को पता है, ऑडियंस को पता है, आपको नहीं पता, आपको गैस करनी है और आप हिंट ले सकते हैं मेरे से, ठीक है? तो आप दिखाई दो। ना ना उनको दिखा दिया मैंने, आपको हिंट लेना है। ठीक है। पिक्चर आ गई है। हाँ। जी। किससे रिलेटेड है? एक्टिंग, एजुकेशन? एजुकेशन। एजुकेशन सही। टीचर है? इंडियन या इंडियन भी है और टीचर भी है। इंडियन भी और टीचर भी है, तो सबसे बड़े टीचर है, टीचर मतलब बहुत पॉपुलर टीचर है। बहुत पॉपुलर है। डॉक्टर विकास देवी कीर्ति? नहीं, खान सर? खान से नहीं, अपने यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, मतलब राजस्थान में तो बहुत राजवीर popular है। राजवीर सर? हाँ। कल ही उनसे मिलना हुआ सर से। कमाल कमाल के आदमी है, कमाल, बहुत इंसान है। अल्टीमेट। मतलब मेरी ये रील ना राजवीर सर तक पहुंच, मतलब वो के कैसे देखेंगे मुझे नहीं पता, हाँ। बट कमाल के पर्सन है। हम अनस्टॉपेबल 20 के रिगार्डिंग उनसे जब भी मिलने जाते हैं, इतने बिजी स्केड्यूल में से भी हमें जो है वो समय देते हैं और इतना प्यार से और इतना इत्मीनान के साथ बात करते हैं। और वो जो कार्य कर रहे हैं, मतलब अगर भाषाएं नहीं बचेंगी ना तो कुछ नहीं बचेगा, लोग यूज़ करना ही भूल जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, टच, इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं, फिर ये साइन लैंग्वेज ही बच जाएंगी। और अपनी मातृभाषा, जैसा राजवीर सर कहते भी हैं कि जीभ है, हाँ। तो मतलब ये तो रहना ही चाहिए। और इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। बहुत कभी और जिस तरीके से मतलब जब से ऐसा नहीं है, पहले से भी राजस्थानी भाषा के लिए प्रयास होते रहे हैं, बट जब से सर ने जो जिम्मेदारी संभाली उसके बाद भी जो यूथ में जो क्रेज बढ़ा है वो काबिले तारीफ, अनबिलीवेबल। बिल्कुल सर, मैं है ना बचपन से हिस्ट्री का बहुत बड़ा फैन रहा नहीं हूँ। हाँ। बट मैं जब से उन सर की वीडियो देखने लगा हूँ ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लाइक मेरे को मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि राजस्थानी भाषा को कर रहे हैं, एज ए टीचर है ना वो एक परफेक्ट उसमें बैठते हैं फ्रेम में। बहुत बढ़िया स्टोरी नहीं बड़ी। एक और बात याद आती है, मतलब उनकी कहते हैं ना कि इंसान अच्छा कैसे होता है, एक बड़ा इंसान अच्छा कैसे होता है। वो एक आरजे रोहित के शो पर गए थे, उनका इंटरव्यू था। हाँ। उससे पहले वो हमारे पास आके गए थे अनस्टॉपेबल 20 में, बच्चों से मिलने आए थे। उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमारे बारे में बात करें, कोई नहीं करता है ना, वो बड़ा नाम है क्यों बात करें। लेकिन एक जिक्र आया था ऐसे ही कि कुछ लोग जो अलग कर रहे हैं, उन्होंने बकायदा हमारा नाम लिया कि ऐसे 2 लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं, कच्ची बस्ती के बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए। और अनस्टॉल 20 की पूरी टीम का नाम लिया। और ख़ास बात ये रही कि आरजे रोहित भी हमारे पास आ रखे थे, तो ट्यूनिंग मैच हो गई फटाफट से। और मतलब कौन याद रखे। राजवीर सर लाइक नेक्स्ट लेवल, लाइक खुद चाह रहा हूँ कोर्स करना। राजवीर सर आप देख रहे हैं ना तो आप प्लीज आ जाइए। आ गई सर पिक्चर वापिस? हाँ। टीचर है? नहीं। टीचर नहीं है, एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। नहीं है सर। क्रिकेटर? क्रिकेटर यस। क्रिकेटर और महेंद्र सिंह धोनी है? सही है। मैं इंटेलिजेंट लगूंगा, रीजनिंग का टीचर इंटेलिजेंट लगना चाहिए। पूछिए। मतलब किस फील्ड से रिलेटेड है? हाँ हाँ, ऐसे नहीं बताऊंगा सर। इन लाइक ये इंसान है। इंसान फिल्मी हम भी इंसान है। थोड़ा बताओ। थोड़ा फील्ड तो ठीक है। हाँ, ये एक्टिंग से रिलेटेड है। इंडियन? इंडियन यस। अभी नए के पुराने? पुराने। कितने पुराने? मिड 90s या 80s? अमिताभ बच्चन टाइप? मतलब अमिताभ बच्चन ही है शायद। हाँ। जी सर, आगे पिक्चर। फील्ड बता दो आप। फील्ड क्योंकि मेरी रीजनिंग ये कहती है कि आपने बस ये हमारे देश के है ना, मतलब हीरो रहे हैं, आइडियल है, मतलब थे। रतन टाटा? नहीं। मतलब किस फील्ड में हीरो रहे हैं? हीरो इन द सेंस हमारे देश के लिए एक रोल मॉडल है अभी। है हाँ, युवा मतलब जिंदा नहीं, मतलब रेस्ट ऑफिस, बट हमारे युवाओं के लिए, यंग जनरेशन के लिए। अब्दुल कलाम साहब? नहीं सर। फील्ड कौन सा था उनका? बिजनेसमैन थे? नहीं, बिजनेस नहीं थे। तो मतलब पॉलिटिशियन थे? आज़ादी की मतलब पुरानी चीज़ें हैं।
भगत सिंह। हाँ सर एक चीज़ मेरे को और पूछनी है ना, ये बहुत बार मेरे को मन में था, मेरे को पूछना है ना। अपन आज महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, गांधी जी को अपन राष्ट्रपिता बोलते हैं ना। मैंने एक दो जगह डिबेट सुनी है बहुत अच्छे से ना, कि किसी देश का पिता नहीं हो सकता राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। क्योंकि धरती हमारी माता है, तो हम किसी इंसान को हम राष्ट्रपिता नहीं बोल सकते, पहली डिबेट है ना। दूसरा कि जो हम मतलब जो नाम या जो पहचान हमने गांधी जी को दी, नो डाउट अबाउट उनको मिलनी चाहिए थी है ना, बट हमने उनके कंपेयर में है ना भगत सिंह जी को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो आज भी उनको नहीं मिला है। पहले तो उस एज में नहीं, उस एज में लाइक देश के लिए उतना कर देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आज हम उनका नाम सिर्फ एक चैप्टर पढ़ लिया हमने कहीं पे, एक बार हमने भगत सिंह के बारे में, आज हम उनको वो आज मान सम्मान अभी भी नहीं दे पाया है देश, जो आई थिंक वो डिजर्व करते हैं। तो हर जगह पॉलिटिक्स होती है, उस टाइम क्या था अपने को भी नहीं पता है ना, कैसे सीन था। नो डाउट भगत सिंह जी मतलब इतनी छोटी 26 साल की एज में 25 साल की एज में अपने आप को पता होते हुए कि मुझे मर जाऊंगा मैं। एक तो होता है कि अननेचुरल की अपने नहीं पता, कुछ नहीं पता, अपने को पता है कि हाँ इसके बाद अपनी मौत है। इतना काम करना बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत करेज चाहिए उसके लिए। अब पहले क्या नहीं हुआ उस पर अपन डिबेट करने से अच्छा है कि अब अपन क्या कर सकते हैं। मैं वही बात आपको थोड़ी देर पहले भी कही थी, हम अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ जो बहुत बड़ा हीरो था उसको उतनी पहचान नहीं मिली, तो अब हम मिलकर उसको क्या कर सकते हैं, उनके लिए कैसे एक कैंपेन चला सकते हैं, कुछ बढ़िया कर सकते हैं, इससे आज के लोगों में, आज के यूथ में उनके बारे में पता रहे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अब पहले के टाइम अपन नहीं थे, अब उठाते हैं। तो सर हम भगत सिंह जी के लिए हम क्या ऐसा और कर सकते हैं कि देश में जो मान सम्मान अभी भी हमें लगता है कि वो बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भगत सिंह जी को ना एक जगह का प्राइड बनाया गया, पंजाब का, वो देश के प्राइड, वो देश के प्राइड नहीं बन पाए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। सब तरफ उनकी बात नहीं है, नॉर्थ रीजन में फिर भी लोग जानते हैं, तो हमें लगता है कि हमें बाहर की तरफ जैसे साउथ रीजन है वहाँ तक उनके बारे में बात करनी चाहिए, उनके लोगों को बताना चाहिए। ऐसी जब तक हम बात ही नहीं करेंगे तब तक किसी चीज़ का हल निकलेगा नहीं। बताना चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत बड़ी चीज़ है। चलाओ कैंपेन, 1 लाख लोगों तक बात पहुँचो, हो जाएगा। अभी सर जो साउथ की जो एजुकेशन है ना, आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान में पढ़ रहे हैं, अपन हरियाणा में पढ़ रहे हैं, अपन भगत सिंह जी के बारे में पढ़ रहे हैं, सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ रहे हैं, सबके बारे में पढ़ रहे हैं ना। जो उधर की एजुकेशन है, केरल की एजुकेशन है, उसमें क्या है, उसमें है ये चीज़ें? क्या केरल के लोगों के बारे में अपने यहाँ है? राजस्थान में नहीं है ना, बट केरल के कुछ लोग तो नहीं ना, देश के लिए कुछ किया होगा नाम। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना अपने, लेकिन अपने राजस्थान की बुक्स में नहीं है ना। कुछ तो एक ऐसा होना चाहिए ना देश के लिए, जिसमें अपने देश के जिसने कुछ किया है उन सबको ग्लोरीफाई होना चाहिए। वो क्योंकि मुझे लगता है कि देश के लिए जिसने सब जो भी किया है ना, अपना बलिदान तक दे दिया ना, हम उस सिर्फ एक स्टेट मात्र को हम उसको बना के ग्लोरीफाई करके रख देते हैं कि इस स्टेट से इन्होंने और इन देश के लिए किया। देश में तो बात ही नहीं हो पानी ना। ऐसे सब बिल्कुल लोगों का एक होनी ही चाहिए लिस्ट बननी चाहिए। और इस बारे में सब प्रयास कर ही रहे। देखिए ऐसा भी नहीं है कि किसी को उठाया नहीं गया या किसी के बारे में बात नहीं हुई है नो डाउट। लेकिन जो हमारे, जैसा इन्होंने पहले भी कहा, जो भी हमारे नायाब हीरे थे जिनके बारे में हमने बातें ही नहीं करी, उनके बारे में खुलकर जो है वो बातें करनी चाहिए। और अगर 2 महापुरुषों के बारे में जानने से अगर वर्तमान पीढ़ी में और आगामी पीढ़ी में अगर कोई सुधार आता है तो नो डाउट उनके बारे में बातें होनी चाहिए। और ये समुचित प्रयास है, किसी एक पर्सन का या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं हो सकता है। ये पूरा देश मिलकर ही बात करेगा। और उसमें हाँ, सरकारों की तरफ से थोड़े बड़े स्टेप लिए जा सकते हैं और हम सब मिलकर ये काम नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे लगता है सर आज देश के युवा के लिए अगर कोई परफेक्ट रोल मॉडल बैठता है, फिट बैठता है फ्रेम में देश के लिए कुछ करने के लिए, तो मुझे लगता है भगत सिंह जी से बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं होगा यंग जनरेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रातःस्मरणीय है भगत सिंह जी थे। और उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में जैसा मैं जानता हूँ या आप जानते हैं या और जानते, जहाँ बातें नहीं पहुँची है वहाँ तक भी बातें पहुँचनी चाहिए। और इसके अलावा ना सिर्फ भगत सिंह जी बल्कि और भी जो भी उनके बारे में भी उतनी ही बातें होनी चाहिए, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ लगाया अपना। और उनकी बातें, उनके विचारों से प्रभावित होकर अगर हमारे भारत का अगर 1% भी कोई अच्छा करता है तो यकीनन ऐसा काम जरूर होना चाहिए। जी सर, मुझे एक चीज़ और लगता है ना कि
हमारे देश में ना, जिसने देश के लिए मतलब बलिदान दिया है, जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया है ना, हम सिर्फ स्टेट वाइज जानते हैं कि आज हमने केरल के कोई ऐसे इंसान है या साउथ या कहीं भी अदर स्टेट के, इंडिया के हर स्टेट के लोग हैं, उन्होंने देश के लिए जो किया है ना, हम हर किसी के बारे में नहीं पढ़ पा रहे। जबकि हम मैथ सब सेम पढ़ रहे हैं, मैथ हम मतलब 2+2 4 ही पढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ पैटर्न भी होना चाहिए कि स्पेशली हमारे देश के लिए, जिन्होंने भी मतलब बलिदान दिया है, देश के लिए बहुत कुछ किया है, हमें उनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, पूरे देश को पढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ हमें स्टेट विशेष या बिल्कुल, ये अच्छा विचार है आपका, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा विचार है ये, और ऐसा होना ही चाहिए। और ये एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए, छोटे से बड़े होके एक एक क्लास तक हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेट के बारे में, सेकंड क्लास में से स्टेट, तो 10th तक हम सभी स्टेट्स को कवर कर लें। तो फिर उसके बारे में सारी चीज़ें हम लोग, जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं हम स्टेट की, हमें हर स्टेट की ज्योग्राफी पता होती है, क्लास वाइज पता होती है। तो ऐसे 1st to 10th तक के बीच में जो कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं, मुझे वैसे एक बुक कर दो आप, है ना, एक बुक लगा दो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक बुक कि इंडिया का हर एक बच्चा एक बुक पढ़ेगा, वो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कुछ भी है, वो ये बुक पढ़ेगा। उसमें गांधी जी, भगत सिंह से लेके इंडिया के तमाम स्टेट में जितने भी स्टेट हैं, उनके जो हीरो रहे हैं, सब की बातें होनी चाहिए उसमें लगातार। क्योंकि अपन है ना 2+2 हर जगह पढ़ रहे हैं, हमें पता, सबको पता है, आज इंडिया के का हर जगह पता है कि 2+2 4 होता है। आज हम अपने देश के हीरो नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ एक छोटे छोटे स्टेट लेके बैठ गए। मैं हरियाणा राजस्थान से वाली बेल्ट से हूँ, तो मेरे को यहाँ के हीरो पता है, मेरे को उधर का नहीं पता, उधर को उधर का पता, इधर का नहीं पता। देश तो पूरा हाँ, वो भारत की हीरो नहीं चाहिए, वो किसी स्टेट बाई देश तो सबसे मिलके बनता है। बिल्कुल, नो डाउट। और ये बात दूर तक जानी चाहिए। बिल्कुल, आपको एक इंसान को बड़ा दिखाना है, और एक इंसान बड़ा होता है, मतलब सबसे बड़ा नहीं, बट एक इंसान थोड़ा सा, एक मतलब कोई भी टीम है उसका कैप्टन होता है, पूरी टीम अच्छी होती है, नो डाउट अबाउट इट, सब प्लेयर एक से बढ़ के एक होते हैं ना, बट कैप्टन कैप्टन होता है ना। तो कैप्टन की अगर कोई मतलब भूमिका में है, उसको कैप्टन बना हुआ, बट मैं चाह रहा हूँ कि बाकी जो 25 प्लेयर रहते हैं पूरी टीम में, उसकी बात होनी चाहिए, बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल। बट हम इंडिया के जितने भी और वीर सूरमा थे, उनके बारे में हम क्या जानते हैं? मुझे ऐसा लगता है ना कि इसको ना पॉलिटिक्स वाइज कर दिया गया है कि ये नेता हमारा है, ये नेता हमारा है, एक सरकार आएगी इसी नेता की बात करेगी, दूसरी सरकार आएगी इसी नेता की बात। देश तो सबका है सर। लेकिन अब नहीं, ये जो नैरेटिव सेट किया गया ना, इस तरह से किया गया है, ये जो नेता है ये इस पार्टी के, ये वाले नेता है इस पार्टी के। अब पार्टी वाइज नेता, जो पुराने लोग थे ना, पार्टी वाइज फंस चुके हैं। मेरे को सर जेन्युइन में, मेरे को पर्सनली बहुत हुआ है ना, कि मैंने गांधी जी के बारे में पढ़ा है, मैंने भगत सिंह जी के बारे में पढ़ा है, मैंने लाला लाजपत राय जी, मतलब जवाहरलाल नेहरू, सब के बारे में पढ़ा है ना। मेरे को उधर वाले हीरोज के बारे में पढ़ना है ना, मेरे को जिन्होंने केरला से बहुत कुछ लड़ाई लड़ी देश को आज़ाद कराने के लिए, है ना, तो वो जो वहाँ के हीरो हैं, वो हर जगह के हीरो होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अपन सिर्फ एक बेल्ट से हीरो आए और वहाँ पूरे देश को आज़ाद करा दिया। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ भी बोलना चाहूँगा कि जैसे विविधता में एकता है, हम भले से ऐसा हम जो आप बोल रहे बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमारा जो राष्ट्रगान है ना, वो बंगाल में लिखा गया, बंगाल के लोगों का लिखा गया, लेकिन आज पूरे इंडिया में एक ही चीज़ गाई जाती है, राष्ट्रगान, और अलग अलग जगह, चाहे वो असम हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, एक ही है। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार करें कि एक चीज़ हो लेकिन वो सब पढ़ें, सबको याद हो जाएगी। मैं भी यही बोलना चाह रहा ना कि एक बुक ऐसी होनी चाहिए जो पूरे इंडिया में पढ़ी चाहिए, मतलब आप ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कर्नाटक केरला तक हर जगह वो बुक पढ़ी जाएगी। एक उसमें सब हीरो होंगे, जम्मू कश्मीर से लेके जितने भी केरला तक जितने भी हीरो थे ना, अपने जो भी अभी जो स्टेट बने हैं, तो जो भी हीरो डिवाइड हो गए स्टेट वाइज, जब अपन करने लगे कि हमारा स्टेट का हीरो है, वो इंडिया का हीरो है। बिल्कुल है, उसके बारे में हर एक इंसान को पता होना चाहिए। ज़रूर ज़रूर, नो डाउट, बहुत अच्छा विचार है। और इसके लिए अगर किताबों में आने में भी अगर समय लगता है, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया सबसे बड़ी किताब है इस समय। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। राजवीर सर से हम गुजारिश करेंगे क्योंकि राजवीर सर को बहुत चीज़ लाइक बहुत नॉलेज है उनको उन चीज़ों का, और जितनी हिस्ट्री उनको पता है, मुझे नहीं लगता बहुत कम लोग होंगे इंडिया में जिनको पता होगी कि हिस्ट्री। वही ना, एजुकेशन उन्होंने बहुत पढ़ा है, हर चीज़ एक ही जगह अटकती है एजुकेशन। आप जिस चीज़ के बारे में जितना पढ़ोगे ना, उतना ही आपको मिलता जाएगा। पंजाब की इंडस्ट्री उस लेवल पे गई, नेक्स्ट लेवल पे चल रही है पंजाब की इंडस्ट्री ना, गाने वाने बूम कर रहे हैं, है ना, उतनी ही चीज़ें पंजाब में ख़राब होती जा रही है, इंडस्ट्री में उतनी ही चीज़ें गलत आ गई। हरियाणवी इंडस्ट्री टॉप पे जा रही है, वो हरियाणवी इंडस्ट्री में आती जा रही है।
चाहता तो मैं था कि राजस्थान इंडस्ट्री भी टॉप पे जाए, बट अब मुझे लग रहा है ठीक है यहाँ तक चल रहा है। इसका रीजन है ना, आप क्या दिखा क्या रहे हो? आप पंजाब का एक भी गाना देख लो, कोई सा भी, गैंगस्टर, गाड़ी, गोली, यही है, नशा। राजस्थान के गाने क्यों नहीं चलते सर? है नहीं ना ऐसा अपना म्यूजिक इस टाइप से सर, ऑडियो बस। सर मैं क्या कह रहा हूँ, राजस्थान के गाने चलेंगे और इसका ब्रांड एम्बेसडर राजवीर सर, यहाँ आप देख रहा गानों में भी सब चीज़ में। मैं क्या कह रहा हूँ, आने वाले 5 साल बाद में आप देख रहा, ये चीज़ें अगर ऐसी चली ना, आप देखना तो सितारा अलग ही चमकेगा ये। 100% सर, नहीं 100% चमके, मतलब नॉलेज पावर है सर, नॉलेज पावर है। ना। और जितना नॉलेज पर्सन को होता जाएगा उतना वो चमकता जाएगा। राजवीर सर को देखो, एक तो है ही कि राजस्थानी भाषा के लिए कर रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन आदमी जब बोलता है ना तो 4 आदमी सुनते हैं। और ये आदमी जिसके पास ये पावर है ना, हो रहा है उनका, वो खेल ही जाता है फिर। कुमार विश्वास को देखो ना यार, मतलब, सबके बीच में सबको बोल के मुंह पे बोल दे, इतनी पावर किसी को बुरा भी नहीं लगे। हाँ। है को बीजेपी के सामने आदमी बैठे, बीजेपी के सामने बोल दे है, और बीजेपी वाली सुन ले और ताली बजा ले। बजानी पड़ती है, भाई नॉलेज ही करवाता है, ये नॉलेज ही करवा सकता है। ज्ञान ही सकती है। तो सर जो आपकी संस्था है अनस्टॉपेबल 20, आप जीरो से उस पर अभी 250 बच्चे आपके पास हैं, तो अब जीरो से लेके वहाँ तक लेके आए तो काफ़ी कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी होंगी। और जो पढ़ाई लिखाई है, जो 250 बच्चों को जो मैनेज करते हो, तो आप 2 ही हैं सिर्फ, पूरी टीम है आपके पास? स्टार्टिंग में मैं हूँ राहुल देव, और उसके बाद में गैंग ऑफ एलिगेंस, मतलब 6 गर्ल्स का जो है वो ग्रुप था, वो ऐड हुआ। हालांकि ऐड हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा यही था कि हम 4, 5, 7 बच्चों को पढ़ाएंगे और अपना जीवन में इतना ही करेंगे। इस तरीके का कोई इरादा नहीं था कि 250 बच्चे का भी पढ़ेंगे। हालांकि अब ख्वाब थोड़े और बड़े हो गए हैं, इंसान को जब थोड़ा होता है तो फिर ज़्यादा की सोचता है। और वो जब ऐड हो गए, जब आपस में बातचीत हुई, तो उसके बाद में उन्होंने स्टार्टिंग के जो 3 साल जो कार्य संभाला, सही बोल रहा हूँ, लगभग 3 साल उन्होंने जो कमाल का कार्य किया, वो बहुत ही बढ़िया। और उसी की बदौलत आज अनस्टॉपेबल 20 जो है वो खड़ा हुआ है अपने पैरों के ऊपर, और उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके अलावा सेक्टर 26 में हमारा दूसरा सेंटर चलता है, जहाँ पर 120 प्लस बच्चे हैं। सेक्टर 18 से हमने शुरू किया था, वहाँ मेन बस्ती है। इसके अलावा भी हमने अलग अलग जगह पढ़ाया है, लेकिन जैसे कि यहाँ मानसरोवर में पढ़ाया हमने। इसके अलावा वहीं पर सेक्टर 26 ही बोलेंगे उसको, वहाँ पर भी हमने एक बस्ती स्टार्ट करी, बट 7-7, 8-8 महीने, 9-9 महीने हमने काम किया, वो बस्तियाँ चली गई। तो हुआ, बट अब हम 2 ही जगह वर्तमान में हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें 250 प्लस बच्चे हैं। जी सर, अभी आपने नाम लिया गैंग ऑफ एलिगेंस, तो इस गैंग ऑफ एलिगेंस के पीछे की क्या कहानी है? गैंग ऑफ एलिगेंस के पीछे की कहानी इतनी सी है कि जहाँ वो रहते थे सभी दोस्त, जो 6 गर्ल्स थी, उनकी सोसाइटी का नाम ऊपर जो है वो एलिगेंस लिखा था, इसलिए हम उनको गैंग ऑफ एलिगेंस कह के मतलब चिढ़ाया करते थे, या फिर ऐसे ही, तो इस वजह से हम उनको बोलते हैं गैंग ऑफ एलिगेंस। लेकिन बहुत बढ़िया कार्य किया उन्होंने। कार्य सर आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो जी, ठीक है। यानी से बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि आजकल फ्री में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, और स्पेशली आप फ्री में किसी का फ्यूचर मतलब संवार रहे हो। नहीं, मतलब ये मेरी होता। एज ए इंडियन होने के नाते जिम्मेदारी है 100%। और सिर्फ मुझे ही नहीं करना चाहिए और राहुल जी को ही नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति को। 140 करोड़ है, सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। अगर इतना नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, इसमें कोई है नहीं, क्योंकि भगवान ने शायद ना हमें वो मौका दिया है सेवा करने का। हर किसी के हिस्से में नहीं आता, क्योंकि हर किसी के हिस्से में शायद हो सकता है कि रात को 8 बजे तक जॉब पे जाना पड़ता होगा। मेरे हिस्से में ये आया कि मैं कोचिंग क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो मैं 4 बजे फ्री हो सकता हूँ। भगवान ने मुझे उस काम से नवाजा है, तो मेरे पास वो समय है जिसमें मेरा घर तो चल ही रहा है मेरे काम से। अगर मैं 2-3 घंटे काम करके अगर सोसाइटी में कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो यकीनन करना चाहिए। लेकिन 140 करोड़ क्या कर सकते हैं? रोड के ऊपर केले का छिलका नहीं फेंकेंगे, तो उसमें भी देश की सेवा है। और अगर जहाँ पर यहाँ पर थूकना मना है, वहाँ पर नहीं थूकेंगे जानबूझ के, तो सही होगा। अगर सरकार ही मतलब एक गाड़ी लेकर आएगी जिस पर स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, हर घर के आगे जाएगी, तभी हम कूड़ा फेंकेंगे। ये तो हमारी जिम्मेदारी की गाड़ी नहीं आए तब भी हम अपने घरों को सहेज कर रखें, साफ रखें। अगर ये सब करेंगे तो बिल्कुल सर। हम हीरो चाइना क्या, हम अमेरिका क्या, हम सबसे ऊपर होंगे। हम हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन फिल्मी हीरो।
तो सर जैसे कि अनस्टॉपेबल 20 स्टार्ट किया आपको 5 साल हो गए, तो इन 5 साल में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई होंगी, काफ़ी चीज़ें बुरी भी हुई होंगी। तो आप कुछ 4-5 अच्छी चीज़ें जो अनस्टॉपेबल 20 खोलने पे हुई और कुछ बुरी चीज़ें। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि जिन बच्चों को हमने जब पढ़ाना शुरू किया था और उस टाइम उनके माँ बाप उनसे भीख वगैरह मंगवाते थे और पढ़ने नहीं भेजने देना चाहते थे, मतलब पढ़ाई के बिल्कुल अपोज थे वो। जब हमने पहली बार भी फंक्शन किया था, जब हमने टी शर्ट पहली बार बच्चों को बांटी थी, लगभग हमें 6-7 महीने हो गए थे, 1 साल हो गया लगभग, जुलाई में हमने बांटा था टी शर्ट का। तो उस टाइम हमने एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और मुझे आज अच्छे से याद है कि उस प्रोग्राम के अंदर दाल बाटी चूरमा बनाया गया था उन्हीं पेरेंट्स के द्वारा, सभी टीचर्स के लिए। मतलब ये आप देखिए कि इस जर्नी को देखने में बड़ा आसान सा लग रहा है, लेकिन जो बच्चे, जो पेरेंट्स मना करते थे, वही उन्हीं टीचर्स के लिए दाल बाटी चूरमा बना रहे हैं कि हाँ आप हमारे यहाँ खाना खा के जाना। साथ में किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 150 दिए, किसी ने 200 दिए कि इन बच्चों के लिए किताब ले आना या कॉपी ले आना। तो जिस चीज़ से वो दूर भगाते थे उसी चीज़ के लिए वो आ गया है। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि किसी बच्चे का इलाज, एक बच्ची थी जिसका इलाज पूरी टीम ने मिलकर कराया था और वो बहुत बढ़िया चीज़ थी कि हमने सबने मिलकर एक नई जीवन दिया उसको। हमने नहीं, ऊपर वाले ने दिया, हमने सहयोग किया बस। एक चीज़ हुआ था कि बस्ती में शादी थी और हम सब ने मिलकर, उनके पास इतना संसाधन नहीं थे और हम सब ने मिलकर कलेक्ट करके उनके शादी का जो भी जितना हमसे हो पाया था उतना किया था, जो एक परिवार कर सकता है एक परिवार के लिए, तो हमने कोशिश करी थी। और सबसे अच्छी यादें रहती है हमारे साथ कि जैसे हम बैठते हैं कभी तो हम पढ़ा रहे हैं, सर्दी का टाइम है और हमारे इधर शरवण अंकल एक हैं वहाँ पे जो चाय लेके आते हैं डेली कि सर आप चाय पी के जाओ। चाय बिना कहे डेली अनवरत रूप से चाय आ रही है। मतलब बहुत कम है कि आप डेली किसी को चाय, वो भी 10 जनों की 15 जनों की चाय क्यों बनाएगा कोई। मतलब ये इतनी अच्छी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें लोगों को लगेगा कि यार ये कोई बात होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है। आप एक दिन चाय पिला सकते हो, 3 साल चाय पिलाना रेगुलर, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। और हमें ऐसे कुछ होता है किसी भी फैमिली में, किसी का कुछ बच्चा हुआ या कुछ भी खुशी होती है किसी को भी, तो सबसे पहले हमें इन्वाइट करते हैं कि सर आना। जिससे मेरी शादी हुई थी तो वाइफ को लेके आया। अब मुझे पता है कि मतलब इतना अच्छा वेलकम किया था सबने मिलके, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ गिफ्ट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, जैसा भी उनसे बन पाता है। तो ये 4-5 चीज़ें जो मुझे दिल से बहुत में टच है, मुझे ये लगी। बुरी चीज़ों के बारे में आंसर है बुरी का मतलब है कि कुछ स्ट्रगल कह सकते हो आप, कुछ परेशानियां कह सकते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे उसमें से कुछ अच्छा निकल जाता है। बिल्कुल सही। अभी जो रिसेंटली जो मुझे याद आता है वो है कि खाना बनाते समय झुग्गियों में आग लग गई थी। ओके। और जितना उनका सामान था वो सारा का सारा नष्ट हो गया, मतलब उसमें कुछ भी नहीं बचा, बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन तक सब जल गए थे। और उस दिन भाई साहब का लगन था और हमें सुबह पता लगा शायद 10:30 बजे, और इनको जाना था 12 बजे, वहाँ पहुँचना था लगन का कार्यक्रम। और अगर शादी में जब मुहूर्त के अकॉर्डिंग जब सब चीज़ें चलती है और 10:30 बजे हम वहाँ पर थे, उसके बाद में इसने जो है वो कैंसिल करवाया प्लान कि हम 4 बजे लगन करवा लेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि मुहूर्त बाद में हो जाएगा चलेगा, बट किसी के घर पे आग लगी है और हम ही नहीं है तो फिर कौन रहेगा फिर। तो हम वहाँ पर खड़े रहे। उसके बाद में सारे टीम मेंबर ने कहा कि अब आप लोग जाओ और जाके वो काम संभालो, हम पीछे संभालेंगे। टीम ने क्या कमाल का काम किया और शायद 1-1.5 लाख रुपया टोटल जो है वो इकट्ठा करके वो सारे सामान, सारी झुग्गियाँ सेटअप कर दी गई। 3-4 दिन में सब चीज़ें जो वैसी की वैसी ज़िंदगी हो गई। और इसमें पूरी सोसाइटी का योगदान है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरा अकेला, ये उसका सब लोगों का मिलके। सबके मैं नाम लूँगा यहाँ पर अनस्टॉपेबल के ना तो बहुत बड़ा समय लग जाएगा, लेकिन हाँ ईच एंड एवरी पर्सन मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा एक बच्ची का हमने ऑपरेशन करवाया था, उसके फीमेल ऑर्गन्स नहीं थे डिस्चार्ज होने के लिए, तो उस बच्ची का लास्ट ऑपरेशन होना था। हमने महात्मा गांधी हॉस्पिटल करवाया, पूरी टीम वहाँ पर थी। बताओ अब किसी और के घर की बच्ची है, तुम क्यों खड़े हो भाई वहाँ पर जाकर? हॉस्पिटल में क्या मतलब है, किसके लिए आप क्यों खड़े हो? अच्छा, और अगर वो बच्ची ठीक भी होगी तो आपके घर पे क्या होना है? अच्छा, अनस्टॉपेबल को क्या होना है, अनस्टॉपेबल के क्या फ़ायदा होना है? बट यार मतलब होता है ना कि यार ये तो अपने परिवार की बच्ची है, यहाँ पढ़ती है, हमने पढ़ाया है इसको, हालांकि वो बच्ची अब हमारे साथ भी नहीं है। अब आप देखो, ऐसी बच्ची
ये भगवान को करवाना था। अब आप ये समझिए, वो बच्ची यहाँ पर आती है, राधिका नाम उस बच्ची का, यहाँ पर 6 महीने तक पढ़ती है। फिर उसको हमें पता लगता है, 6 महीने तक तो हमें आइडिया ही नहीं है, और फिर हमें पता लगा है कि इसको डिस्चार्ज होने के लिए फीमेल ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो इसका मतलब इसका ऑपरेशन होगा। हमें पता लगा, हम सारे शौक कि ऐसा कैसे होता है, हमने तो सुना ही नहीं ऐसा कुछ होता होगा। फिर जब सबसे बात करी तो कि अच्छा ऐसा ऐसा है, ऑपरेशन होना है, लास्ट 2 हो चुके हैं, और सब टीम ने मिलकर कर दिया। और वो बच्ची ठीक हो गई, 2.5 महीने बाद वहाँ से यहाँ से चली भी गई। यहाँ से झुग्गी शिफ्ट हो गई उसकी, कहीं और रहने लग गए। अब आप बताओ कि उसको ठीक हो गया आना था, शायद हम माध्यम बने, और हमें लगता है कि हमने करवाने वाला तो बिल्कुल सर वो ऊपर वाला जी। इसके अलावा और भी कई सारे इंसिडेंट्स हैं, जैसे कि अभी एक बच्चे को कुछ क्या सांप ने काट लिया था। तो फिर हम सुबह 3:30 बजे सारे लोग सबको जगाया, जो लोग जगे। इसका फ़ोन ऑन था और इसने मुझे जगाया, चलना है 4 बजे कहाँ जाएंगे, बोले ऐसे ऐसे कुछ काम हुआ है, चलो हॉस्पिटल लेके गए, सही हो गया। बच्चों को सांप ने काट लिया? हाँ, मतलब सांप ने काट लिया, जहरीला नहीं था, लेकिन मतलब वो ऐसा होता ही है ना कि आप पैनिक हो जाते हो आप। लेकिन सुबह 4 बजे उठ के सारे चल दिए, मतलब आप टीम का कोऑर्डिनेशन देखो कि चलो करने की देर है। कि सर को बोला, सर गाड़ी है क्या? हाँ है, लेके आ जाओ, चलो जा रहे हैं। और किसी के घर पे कुछ नहीं जा रहा, आप ये बात देखो, एकदम प्रॉपर साफ नियत के साथ काम कर रहे हैं। एक बच्चा, मनीष नाम का बच्चा, अभी तो कुमार गौरव सर ने उसकी रील बनाई है तो बहुत वायरल हो गया है। और उस बच्चे के बारे में शायद रील्स पे तो सब लोगों ने, वो वायरल इसलिए हुआ कि उस बच्चे ने सारे देशों के, सारी कंट्रीज के नाम 185 कंट्रीज के नाम उसने बताए हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, सब सारे देशों के नाम उसको याद है। और वो बच्चा जो कि सामने झुग्गियों में रहता है, वो बच्चा, तो वो ऐसे ही खड़ा हुआ, खड़े होते ही उसको चक्कर आ गई, उसकी आंखें ऊपर की तरफ चली गई। हम लोग इधर उधर थे और फिर देखा कि ये बच्चा, तो हमें लगा कोई मिर्गी विर्गी या दौरा आया तो ठीक हो जाएगा, बट वो अजीब ही कुछ पैनिक अटैक था उसको। फिर हम उसको लेकर गए पास के हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ से नहीं हुआ काम, फिर हम उसको जैकेलन हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ पे दिखाया, ठीक हो गया कि ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में घर पे आ गए, हम खाना खा लिए। अब जैसे ऐसे नहीं होता कि फैमिली में कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो गया, अपन हॉस्पिटल देखने गए हैं, उसके बाद में वापस से आएंगे अपन कि चलो खाना खा लिए, वापस देख के आते हैं उसको, फिर हम वापस जा रहे हैं, उसको देखने जा रहे हैं। तो मतलब परिवार है। हाँ, ये इस तरीके से साफ नियत से काम हो सकते हैं। और नियत अगर है साफ तो चीज़ें अपने आप बनेगी, रास्ते अपने आप बनेंगी, करवाने वाला वो है, हम सब सेवक है। मुझे एक अचीवमेंट और याद आ रहा है जी, बताइए सर। अब रिसेंटली हुआ है वो कि बच्चे जो हमारे साथ पढ़ते हैं, जो कच्ची बस्ती के थे, अभी उनका दूरदर्शन पे इंटरव्यू हुआ था, नन्ही दुनिया करके प्रोग्राम आता है। क्या बात है। तो वहाँ पर वो बच्चे पहुँचे, उन्होंने अपने बारे में बताया, और केवल यही नहीं, वो उस प्रोग्राम से जो ऑर्गेनाइजर थे वो इतने खुश हुए, तुमने कहा कि हम एक बार और करवाना चाहते हैं, तो 15 बच्चे और रेडी करना है। मतलब आप सोच सकते हो कि जिस टीवी पर आना बहुत बड़ी बात है, उनको सोचा भी नहीं होगा, और उस जगह पहुंचना, तो मुझे लगता है बड़ा अचीवमेंट था हम सब। उस दिन मैं नहीं जा पाया था, बट ये बात कर रहे थे सारे के सारे कि वहाँ के जो एंकर मैम थी, उन्होंने ये बोला कि ऐसे बच्चे किसी कॉन्वेंट स्कूल के नहीं होते, और हमने वहाँ पर फुटपाथ के किनारे उनको पढ़ाकर हमने तैयार किया। कॉन्फिडेंट होना, कोई झिझक नहीं, कोई झिझक नहीं है किसी के सामने। ये मेहनत है सर आपकी, सबकी हमारी नहीं। और दूसरी बात है कि भगवान जहाँ कहीं से कुछ लेता है वहाँ कुछ एक्स्ट्रा दे भी देता है। बच्चों में भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर उनमें होते हैं। तो सर बात करें अनस्टॉपेबल 20 की, तो अनस्टॉपेबल 20 का भी फ्यूचर विजन क्या है? टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो जाती है। हमने शुरू इस बात से करा था कि हम 5-7 बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके बाद में 50 हो गए तो मन नहीं माना कि चलो 100 करेंगे, 150, 200, 250 हो गए। और अभी हम वर्तमान में जो सोच पा रहे, हो सकता है कि शायद उससे कुछ ऊपर ही हो जाए, बट अभी हम वर्तमान में ये सोच रहे हैं कि हम भारत का सबसे बड़ा स्कूल बनाना चाहते हैं जो निःशुल्क हो, जहाँ पे ज़रूरतमंद बच्चे, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त समुदाय के सारे बच्चे आकर पढ़ सके, जहाँ पर आवासीय विद्यालय भी हो, और इसके साथ साथ वहाँ पर ना सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता हो, उनकी स्किल पे काम किया जाता हो, जो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है उसको स्पोर्ट्स में भी वो जाए, जहाँ उसकी रुचि है, जिस स्किल पे, जिस क्राफ्ट पे वो काम करना चाहता है वो सब कुछ करे। और जितना हमारी समझ
कहती है। जितना हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है जीवन में, जितना हमने ज्ञान अचीव किया है, उसके बदौलत हम चाहते हैं कि पूरे भारत में वो बच्चे जाएं और इस बारे में बताएं कि हम यहाँ से आए और इस तरीके से पढ़ के आए। तो अभी हम ये सोच पा रहे हैं इस वजह से। बट सर, आप जो भी कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपका स्कूल बिल्कुल बहुत जल्दी खुलेगा और हम सब आपके साथ हैं। तो सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, अनस्टॉपेबल 20 इतनी बड़ी संस्था आप मतलब संभाल रहे हो, फैमिली सपोर्ट किस तरह से था आपका? शुरुआत में तो ज़ीरो था दोनों की फैमिली से ही, ओके। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया हम्म। और लोगों को समझ में आ गया, फैमिली वालों को, कि नहीं यार ऐसा काम नहीं है ये, इसमें बहुत मेहनत है। पहले क्वेश्चन ये रहता था कि एनजीओ बना रहे हो, कितने रुपए मिलते हैं, फैमिली वालों का, जो ऑब्वियस सी बात है, हर किसी का रहता है। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि यार ये तो प्योर वर्क है, इसमें कुछ नहीं मिलता, इनका टाइम जाता है। फिर जैसे जैसे लोगों तक बात पहुंची, 2-4 जगह इंटरव्यूज हुए, दूरदर्शन पे आए, तो लोग, उनको भी लगा यार हम बढ़िया, हमारे बेटे सही राह पर हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी ये भी मैरिड है और मैं भी मैरिड हूँ, और हम दोनों की फैमिली का इतना सपोर्ट है कि जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद इंसान 3 बजे तक 2 बजे तक बाहर रहे, लेकिन हम बैठे हुए हैं। ऐसे कई बार होता है कि हमें 2-2 दिन के लिए बाहर जाना है, कोई काम से जाना है, या रात में लेट आना है, किसी बच्चे को कुछ हो गया, हॉस्पिटल ज़्यादा जाना है, तो पूरी तरह से सपोर्ट रहता है उनको। ये नहीं है कि घर आते ही कि कहाँ गए थे, इतनी लेट क्यों आए हो। तो इतना सपोर्ट अगर मिल जाता है फैमिली की तरफ से, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कुछ इंसान को चाहिए। और सबसे जरूरी है सर, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एक टाइम के बाद। सेम यही है। ऐसा। और अब खुश है वो कि हम सही काम कर रहे हैं। और देखो ना, इतना काम करने के बाद पेरेंट्स के दिल में सुकून है कि हमारे बच्चे ना, मतलब बड़े शहर में जाते हैं तो पेरेंट्स को ये रहता है ना कि यार गांव के बच्चे हैं, बाहर गए हैं तो बिगड़ जाएंगे, ऐसा वैसा। बट हम उनको थोड़ा बैक कर रहे हैं वो सब चीज़ें जो हमने थोड़ा इकट्ठा करा इतने सालों में काम करके, मेहनत करके। और पेरेंट्स का नाम अगर हमारी काम से 1% भी ऊंचा होता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है जीवन में। और मुझे मेरे दादाजी की बातें हमेशा याद आती है। मुझे लगता है कि एक सोशल वर्कर बनने में मैंने उनकी जर्नी देखी है। उन्होंने हालांकि सोसाइटी, मतलब इस तरीके से बस्तियों में काम नहीं किया, ना पढ़ाने से रिलेटेड काम किया, वो समाज के लोगों के काम आते थे। पुलिस में थे, किसी का केस सल्टाना, किसी का क्या सल्टाना। तो तब मुझे देखकर उनको अब भी लगता है कि शायद वो जेनेटिक्स में जो है वो गया है, और जो जहाँ भी होंगे इस जगह, तो वो देखकर खुश होंगे कि अपने जो है वो हमारा बच्चा जो है वो सही काम कर रहा है। जाकिर खान साहब की एक लाइन है कि खानदान में एक लगता है जो उसकी गुर्बत को बदल देता है। तो शायद ऊपर वाले ने चुना कि हम दोनों के खानदान में एक इंसान लग रहा है, और आगे वाली पीढ़ियां उस चीज़ पे फक्र महसूस करेंगी कि कुछ अच्छा ही किया ऊपर वाले की दया से। तो यही है कि जहाँ भी है अच्छा काम कीजिए, समाज को बदलने की कोशिश कीजिए, और अपने आप पर काम कीजिए। सब कुछ अपने आप हो जाता है, थोड़ी मेहनत कीजिए और लगे रहिए। एक लाइन मुझे भी याद आ गई थी। बिल्कुल सर। मतलब चुराई हुई लाइन है, हाँ, मैंने नहीं लिखी है। वो जो बहा रहे हैं पसीने को, अगर लिखना है तो उन पर लिखो। वो जो बहा रहे हैं पसीने को, अगर लिखना है तो उन पर लिखो। जो दुखों में भी गा रहे हैं, अगर लिखना है तो उन पर लिखो। है इसमें उनका कमाल कैसा जो पैदा हुए रईस के घर। है इसमें उनका कमाल कैसा जो पैदा हुए रईस के घर। जो खुद अपना रास्ता बना रहे हैं, अगर लिखना है तो उन पर लिखो। क्या बात है सर। फिर मुझे भी एक लाइन याद आ रहे सर कि ये बेसिकली जैसे उसके ऊपर है कि हमें तजुर्बा कैसा रहता है ना, जो हमें मिलता है जीवन से। कि हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, मेरे संग तेरी यादें पाँव पाँव चली। हदे शहर से गुजरी तो गांव गांव चली, मेरे संग तेरी यादें पाँव पाँव चली। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा मिला। ऐसे ही कुछ नहीं मिलता जीवन के अंदर दोस्तों, पकना पड़ता है। कि सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा मिला, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। क्या बात है। ये भी कॉपी कैट है, बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत बढ़िया लगती है। थैंक यू सो मच सर। आप जो भी कर रहे हो सीरियसली बहुत अच्छा कर रहे हो, हम सबको बहुत प्राउड फील होता है आप पे।
और हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू। थैंक यू आपका कि आपने एक मौका दिया स्काई टॉक्स का, कि हमें हमारी जर्नी को दिखाने का मौका दिया। स्काई टॉक्स के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं से। बस इतना, साथ मिलके हम सब कुछ बदल सकते हैं। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सभी दर्शकों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सबका काम है, सबकी जिम्मेदारी है पूरे भारत को अच्छा बनाने की, तो अपनी अपने हिस्से की जिम्मेदारियां समझें और बहुत अच्छा करें जीवन में। आप बुलंदियों के सारे दरवाज़ों को तोड़कर आप आगे बढ़े और एक से एक बड़ी मंजिल आप प्राप्त करें, लेकिन साथ में ध्यान रखें कि आप भारत के वासी हैं, भारत का भी ज़रूर अच्छा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।